Hello aspirants. So today we are going to start with the chapter of religion, that is chapter 5th of the paper first. और उसी के साथ साथ we are going to start with the ethno archaeology part. कल हमारा जो ethno archaeology का पार्ट है वो पीछे छूट गया था और उसी के साथ साथ मैं इंडस वैली सिविलाइजेशन के जो सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है अगले 3 दिनों के वो मैं आपको एडवांस के अंदर ही अपलोड कर दूंगा. ठीक है, तो उसी के साथ साथ यू हैव टू गो थ्रू दीज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन एंड इन टूडेज क्लास वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द चैप्टर ऑफ रिलीजन. ठीक है, इससे पहले कि हम शुरू करें विल डिस्कस कि एग्जैक्टली जो रिलीजन के अंदर सवाल हैं वो किस तरीके से पूछे जा रहे हैं. तो रिलीजन को हमने 2 पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया है. ठीक है, in the first part I'll cover the questions that have been asked from 2024 till 2019 and then कल I will be discussing जो questions बच जाएंगे जो कि ज्यादातर डिस्क्रिप्टिव टाइप ऑफ क्वेश्चंस हैं जो कि 2017 से लेके 2015 के बीच में पूछे गए हैं कि अलग अलग रिलीजियस फॉर्म्स के बारे में पूछ लिया, साइंस और मैजिक के बीच में क्या डिफरेंस है उसके बारे में पूछ लिया, टोटमिज्म क्या होता है उसके बारे में पूछ लिया, एंथ्रोपोलॉजिकल अप्रोचेस जो रिलीजन की हैं उसके बारे में पूछ ली, सेक्रेड एंड प्रोफेन क्या होता है माइल्ड डर्कहाइम की थ्योरी के अंदर उसके बारे में पूछ लिया. तो बहुत ही डिस्क्रिप्टिव तरह के क्वेश्चन पहले पूछे जाते थे, लेकिन अभी जो सवाल पूछे जा रहे हैं इन जनरल दे आर वेरी analytical kind of questions. जैसे for example, how does Claude Lévi-Strauss look at the Trim-Shamsun myth of आज़दीवाल? आज़दीवाल की मिथ्या के ऊपर क्लॉड लेवी-स्ट्रॉस का क्या मानना है? तो क्लॉड लेवी-स्ट्रॉस ने अपने स्ट्रक्चरलिज्म की थ्योरी को समझाने के लिए मैथोलॉजी के अंदर 2 मैथोलॉजीज को स्टडी किया था. पहला था ओडोपियस कॉम्प्लेक्स या फिर ओडोपियस की मिथ्या. जो दूसरी मिथ्या थी वो आज़दीवाल की मिथ्या थी. तो आज़दीवाल की जो मिथ्या है उस चीज को उन्होंने जो मिथीम्स हैं, जैसे फॉर एग्जांपल ओडोपियस कॉम्प्लेक्स के अंदर वो क्या करते हैं कि मिथोलॉजी को अलग अलग छोटे छोटे मिथीम्स के अंदर डिवाइड कर लेते हैं एंड देन फिर उसके बाद मिथीम्स की एक जनरल थीम के बारे में बात की जाती है. वहां पे देखा जाता है कि कैसे अगर उस मिथोलॉजी के अंदर कुछ मिथीम्स हमें लाइफ के बारे में बता रही हैं तो देन देयर विल बी सर्टेन मिथीम्स जिसके अंदर जो मेजर थीम है या फिर जो सेंट्रल पॉइंट है वो डेथ का होगा. अगर होप है तो डिस्पेयर भी होगा. तो इस तरीके से क्लॉड लेवी-स्ट्रॉस बेसिकली ये बताते हैं दैट देयर आर बाइनरी ऑपोजिशंस लाइक लाइफ एंड डेथ, लाइक होप एंड डिस्पेयर. तो बाइनरी ऑपोजिशंस अगर आप पूरी मिथ्या को छोटे छोटे मिथीम्स के अंदर डिवाइड कर दें तो आप बड़े क्लियरली उनको इन बाइनरी ऑपोजिशन के टेबल्स के अंदर अरेंज कर सकते हैं. तो ओडोपियस की मिथ्या को समझाने के लिए क्लॉड लेवी-स्ट्रॉस एक बड़ा सिंपल सा टेबल बनाते हैं जिस टेबल के अंदर पहले कॉलम में लिखते हैं लाइफ, दूसरे कॉलम में लिखते हैं डेथ, तीसरे कॉलम में लिखते हैं होप, चौथे कॉलम में लिखते हैं डिस्पेयर या फिर होप का जो भी उल्टा उसके अंदर है. और सारी के सारी जो मिथीम्स हैं वो उन्हीं 4 सेक्शंस के अंदर डिवाइड हो जाती हैं या फिर उन्हीं 4 सेक्शंस के अंदर फिट हो जाती हैं. ठीक है, ये पहली बड़ी सिंपल सा उनका एनालिसिस था जो ओडोपियस की मिथ्या का था. फिर उसके बाद अगली जो मिथोलॉजी आती है दैट इज द मिथोलॉजी ऑफ आज़दीवाल. तो आज़दीवाल की मिथ्या को समझाने के लिए क्लॉड लेवी-स्ट्रॉस इसी बाइनरी ऑपोजिशन को अलग अलग लेयर्स के अंदर डिवाइड कर देता है. क्लॉड लेवी-स्ट्रॉस कहते हैं कि ऐसा है कि लेट्स से हम बाइनरी ऑपोजिशंस को भी थीम के अंदर देखें. सोशल स्ट्रक्चर का बाइनरी ऑपोजिशन देखें तो क्या बाइनरी ऑपोजिशन बनेगा? मैट्रिलिनियलिटी एंड पैट्रिलिनियलिटी. अगर हम ज्योग्राफी का बाइनरी ऑपोजिशन देखें तो इनलैंड एंड आउटलैंड बनेगा. तो इस तरीके से वो लेयर्ड वाइज, थीम वाइज वो बाइनरी ऑपोजिशंस को डिवाइड करते हैं और दिखाते हैं कि कैसे आज़दीवाल की मिथ्या के अंदर इस तरह के बाइनरी ऑपोजिशंस भी मौजूद हैं. ठीक है, तो उसके बारे में आपको यहां पे चर्चा करनी थी. देन हाउ डिड क्लिफर्ड गीट्स लुक एट रिलीजन? क्लिफर्ड गीट्स ने किस तरह से रिलीजन को देखा है एंड देन फिर उसके बाद हमें एंथ्रोपोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल अप्रोचेस जो रिलीजन की हैं उनको हमें डिफरेंशिएट करना है.
ठीक है। तो क्लिफर्ड गिट्स रिलीजन को किस तरीके से देखते हैं? तो क्लिफर्ड गिट्स कहते हैं कि रिलीजन हमारे मूड्स एंड मोटिवेशंस को बनाता है, क्योंकि इट इज आर मॉडल ऑफ एंड मॉडल फॉर लाइफ। और फिर उसके बाद वो रिलीजन के अंदर यूज होने वाले अलग अलग चिन्हों के बारे में बात करते हैं और कैसे वो चिन्ह हमारे लिए एक सोशल जो एक साइकोलॉजी है उसके ऊपर इंपैक्ट डालते हैं। ठीक है। और इसी चीज को आपको कैरी फॉरवर्ड करना है अगले क्वेश्चन के अंदर कि कैसे क्लिफर्ड गिट्स ने एंथ्रोपोलॉजिकल या फिर सोशोलॉजिकली रिलीजन को या फिर एंथ्रोपोलॉजिकल रिलीजन को बताया है, एंड हाउ हिज अप्रोच इज डिफरेंट फ्रॉम द साइकोलॉजिकल अप्रोच। ठीक है। तो साइकोलॉजिकल अप्रोच जैसे आपके पास ये सिगमंड फ्यूड की अप्रोच हो गई, तो दीज अप्रोचेस आर मोस्टली कंसर्न्ड अबाउट द इंडिविजुअल बिहेवियर। ठीक है। ऑन द अदर हैंड जो क्लिफर्ड गिट्स की अप्रोच है या फिर एमाइल डर्काइम की अप्रोच हो गई, इट इज मोर कंसर्न्ड अबाउट द बिहेवियर ऑफ अ सोसाइटी एट लार्ज। ठीक है। तो इसी थीम के ऊपर यह सवाल पूछा गया। देन उसके बाद अगला सवाल पूछा गया, शमन, सॉर्सरर एंड मेडिसिन मैन, तीनों के बीच में डिफरेंस क्या है और तीनों के बीच में रिलेशनशिप क्या है? अब तीनों के बीच में जो शमन है, दैट इज अगेन अ पर्टिकुलर रिलीजियस प्रैक्टिशनर. Sorcerer, it is more like a magician, and the medicine man, he is more like a person who has a knowledge of different herbs. So he is the man of science in the tribal societies. तो शमन, सॉसरर और मेडिसिन मैन के बीच में वही रिलेशनशिप है जो कि हम साइंस, मैजिक और रिलीजन के बीच में देखते हैं। बिल्कुल वही रिलेशनशिप है, क्योंकि मेडिसिन मैन रिप्रेजेंट्स साइंस, सॉर्सरर रिप्रेजेंट्स मैजिक एंड शमन रिप्रेजेंट्स द रिलीजन। तो तीनों के बीच में वही रिलेशनशिप है जो कि आपको साइंस, मैजिक और रिलीजन के बीच में दिखाई देता है। बिल्कुल वैसा हूबहू, वैसा का वैसा। ठीक है। तो ये बात हमें यहां पे करनी है। ओके। देन उसके बाद बात आती है द एनिमिज्म एंड डीप इकोलॉजी। अब इसके अंदर बेसिकली हमें यह बातचीत करनी है कि एनिमिज्म और डीप इकोलॉजी एक दूसरे से कनेक्टेड क्या है। डीप इकोलॉजी भी यही मानता है कि हर किसी के अंदर एक स्पिरिट है, यानी कि हम सब लोग सामान्य हैं। अगर आप एंथ्रोसेंट्रिक अप्रोच के बारे में बात करो तो एंथ्रोसेंट्रिक अप्रोच क्या कहती है कि मानव या फिर जो ह्यूमन बीइंग्स हैं वो सबसे ऊपर हैं, हम लोगों से नीचे हैं सब लोग। और एंथ्रोसेंट्रिक अप्रोच हमें ये एक तरीके से अधिकार दे देती है कि आप अपनी जीवन शैली के लिए किसी और वस्तु को एक्सप्लॉइट कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल एंथ्रोसेंट्रिक अप्रोच का आप जूलियन स्टीवर्ट की जो थ्योरी है वो एग्जांपल ले सकते हो। एंथ्रोसेंट्रिक अप्रोच का जो एवोल्यूशनरी या फिर क्लासिकल एवोल्यूशनरी की थ्योरीज हैं, दे आर अगेन द एग्जांपल, जिसके अंदर बार बार यह दिखाया गया कि भैया क्योंकि आपने टेक्नोलॉजी बनाई है तो एक तरह से आपका अधिकार बन जाता है कि आप बाकी चीजों को एक्सप्लॉइट कर सको। अब ये चीजें भी जो है वो गलत हैं। तो इसके ठीक विपरीत दूसरी एक सोच आती है या फिर दूसरी एक थ्योरी आती है जिसको हम डीप इकोलॉजी की थ्योरी या फिर अनीस की थ्योरी कहते हैं। ठीक है। तो डीप इकोलॉजी की जो थ्योरी है वो ये कहती है दैट इट इज नॉट योर इंट्रिंसिक राइट टू एक्सप्लॉइट द अदर थिंग्स फॉर द सर्वाइवल। वो कहती है कि भैया जो मानव है या फिर जो ह्यूमन बीइंग्स हैं वो सबसे ऊपर नहीं है, वो बेसिकली दे आर द पार्ट एंड द पार्सल ऑफ द होल इकोलॉजी, और सब लोग एक दूसरे के ऊपर पूरी तरीके से डिपेंडेंट हैं। ठीक है। और जो एनिमिज्म है वो भी बेसिकली यही बात करता है कि जो आपके आसपास लोग हैं उनके अंदर भी आत्मा है, जो आपके आसपास जो लिविंग और नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स हैं उनके अंदर भी उनका सेंस है, उनकी आत्मा है। ठीक है। देन उसके बाद क्रिटिकली एक्सप्लेन द एंथ्रोपोलॉजिकल अप्रोचेस टू रिलीजन। ठीक है। तो आपके पास कैसे अलग अलग अप्रोचेस रिलीजन को बताती हैं, तो उसके बारे में हमें बातचीत यहां पे करनी है।
ठीक है, चलिए एक बार हम एथनो आर्कियोलॉजी के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उनको भी हम एक बार नजर मार लेते हैं। तो जो पहला क्वेश्चन है, डिस्कस द इंपॉर्टेंस ऑफ एथनो आर्कियोलॉजी इन रिकंस्ट्रक्टिंग द पास्ट साइटिंग इंडियन एग्जांपल्स। ठीक है, तो बेसिकली इसके अंदर आपको जो मेजर थीम है वो यही है कि आपको एथनो आर्कियोलॉजी की सिग्निफिकेंस के बारे में बात करनी है, या फिर एथनो आर्कियोलॉजी कैसे काम करती है, उसकी वर्किंग कैसे है, कि किस तरीके से आप पास्ट को रिकंस्ट्रक्ट कर सकते हो। तो यहां पे आप चेंचूज का एग्जांपल दे सकते हो, या फिर आप जैसे हेमिंड्रॉफ ने नॉर्थ ईस्ट के अंदर एथनो आर्कियोलॉजिकल वर्क्स किए थे, आप उसका एग्जांपल दे सकते हो। बिकॉज हेयर यू हैव टू राइट द इंडियन एग्जांपल्स। तो अलग अलग एग्जांपल्स दे करके आपको इसके सिग्निफिकेंस या फिर इसके इंपॉर्टेंस के बारे में बात करनी है। ठीक है, क्योंकि यहां पे स्पेसिफिकली एग्जांपल्स के बारे में पूछा गया है, तो आपको सिर्फ और सिर्फ थ्योरी के बारे में मेंशन नहीं करना है, थ्योरी के साथ साथ द एग्जांपल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। देन द सेकेंड क्वेश्चन, एथनो आर्कियोलॉजिकल एनालिसिस of the hunting activities of the contemporary tribal communities। ठीक है, तो अगेन आप जो मेजर कम्युनिटीज हैं, चाहे वो आपके पास चेंचूज की कम्युनिटी होगी या फिर आपको जो भी कम्युनिटी याद आ रही है, तो उनके बारे में आपको एथनो आर्कियोलॉजिकल एनालिसिस करना था कि उसके पास्ट के अंदर जो पैरेलल्स ड्रॉ किए गए वो कौन कौन से थे और किस तरीके से एथनो आर्कियोलॉजिकल एनालिसिस उन लोगों के बीच में किया गया था। ठीक है, देन उसके बाद एथनो आर्कियोलॉजी किस तरीके से काम करती है, तकरीबन वैसा ही सवाल है, लेकिन यहां पे जो एग्जांपल्स हैं वो सेकेंडरी हो जाते हैं। ऐसा नहीं है कि एग्जांपल्स को मेंशन नहीं करना है, एग्जांपल सेकेंडरी हो गए। देन उसके बाद एथनो आर्कियोलॉजी के ऊपर शॉर्ट नोट लिखना है। अब इसके अंदर अगेन एथनो आर्कियोलॉजी की एक डेवलपमेंटल हिस्ट्री कि एथनो आर्कियोलॉजी किस तरीके से डेवलप हुई है, दैट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट। Then discuss the relevance of art and craft traditions in understanding the Indian archaeology। तो अब यहां पे आर्ट एंड क्राफ्ट ट्राइब के अंदर कैसे एथनोलॉजिकल वर्क्स हुए हैं, तो उन वर्क्स के बारे में आपको बात करनी है। देन एथनो आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस फॉर द हंटिंग एंड गैदरिंग ट्रेडिशंस, तो वही सवाल यहां दोबारा फिर से पूछ लिया गया। देन उसके बाद क्राफ्ट के अंदर आप एथनो आर्कियोलॉजी को किस तरीके से यूज करते हो, दोबारा फिर से उसी सवाल की रेपिटेशन है। ठीक है, तो आपको इन जनरल जो कल्चरल पैरेलल्स हमने ड्रॉ किए हैं या फिर जो अलग अलग लोगों ने कल्चरल पैरेलल ड्रॉ किए हैं, चाहे वो शांति पप्पू का काम है, हेमिंड्रॉफ का काम है, ठीक है, किसी का भी काम जो मेजर वर्क्स हैं उनको आपको याद रखना है। संकालिया साहब का काम आ जाता है। ठीक है, तो दोज आर द मेजर वर्क्स। एनीवेज आई हैव मेंशन्ड ऑल दोज मेजर वर्क्स इन द पीडीएफ, तो उनको आपको एक बार याद रखना है, जहन में रखना है। ठीक है, चलिए तो पहले सवाल से शुरू करते हैं। डिस्कस द इंपॉर्टेंस ऑफ द एथनो आर्कियोलॉजी इन रिकंस्ट्रक्टिंग द पास्ट साइटिंग द इंडियन एग्जांपल्स। तो बड़े सिंपल तरीके से हमने जो असेंस है क्वेश्चन का उसको इंट्रो के अंदर लिखने की कोशिश की है। अच्छा, तो सॉरी, पहले हम रिलीजन को डिस्कस करते हैं, देन विल कम टू द एथनो आर्कियोलॉजी। चलिए पहले एथनो आर्कियोलॉजी ही करते हैं, छोड़ो रिलीजन को बाद में जल्दी से कर लेंगे, बिकॉज वहां पे सिर्फ और सिर्फ 5 सवाल हैं। ठीक है, यहां पे थोड़ा सा जो है वो चीजें समझाने वाली ज्यादा हैं, रट्टा मारने वाली भी ज्यादा है। ठीक है, तो डिस्कस द इंपॉर्टेंस ऑफ द एथनो आर्कियोलॉजी इन रिकंस्ट्रक्टिंग द पास्ट साइटिंग द इंडियन एग्जांपल्स। ठीक है, तो एग्जाम्पल्स को साइट करते हुए आपको इन चीजों के बारे में बात करनी है। एथनो आर्कियोलॉजी बेसिकली इट्स द स्टडी ऑफ द लिविंग सोसाइटीज। ठीक है, और जब आप लिविंग सोसाइटीज की स्टडी करते हो तो आप इस स्टडी के जरिए जो पास्ट की सोसाइटीज हैं उसको आप इंटरप्रेट करते हो। ठीक है, एंड you use these living societies to interpret the archaeological records। अब ये आर्कियोलॉजिकल रिकॉर्ड्स को किस तरीके से हम इंटरप्रेट करते हैं, हम आज की सोसाइटीज जो मटेरियल ट्रेडिशंस को यूज कर रही होती हैं उन मटेरियल ट्रेडिशंस को कंपेयर करते हैं विद द मटेरियल ट्रेडिशंस जो कि हमें एक्सकेवेशंस के अंदर मिले हैं। जैसे फॉर एग्जांपल लेट्स से
हमें आज की कुछ सोसाइटीज, कुछ हंटिंग गैदरिंग सोसाइटीज के अंदर कुछ टूल टाइप्स मिले, कुछ स्टोन टूल्स मिले, और वैसे ही कुछ स्टोन टूल्स हमें पास्ट की कुछ सोसाइटीज के अंदर भी मिले हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ दीज स्टोन टूल्स हम ये कह सकते हैं, सिंस द मटेरियल टेक्नोलॉजी इट इज इक्विवेलेंट विद ईच अदर, तो हो सकता है कि जो इनकी नॉन मटेरियल कल्चर है वो भी पास्ट के कल्चर को रिफ्लेक्ट कर रही हो। ठीक है, सो ऑन द बेसिस ऑफ दिस पर्टिकुलर लॉजिक विल ट्राई टू रिकंस्ट्रक्ट द पास्ट। ओके, तो वही चीज हमने यहां पे लिखी हुई है कि हम प्री हिस्टोरिक लाइफस्टाइल्स को या फिर लाइफ वेज को रिकंस्ट्रक्ट करने की कोशिश करते हैं विद द हेल्प ऑफ द आर्कोलॉजिकल रिकॉर्ड्स एंड द फाइंडिंग्स ऑफ द सोसाइटीज और दी हंटिंग गैदरिंग सोसाइटीज या फिर अलग अलग सोसाइटीज जिनके अंदर हम एथनोग्राफिक वर्क्स कर रहे हैं। ठीक है, तो इंडिया के अंदर अगेन हमने देखा मीजोलिथिक से लेके नियोलिथिक तक, फिर उसके बाद आयरन एज तक एक बहुत अच्छी कल्चरल कंटिन्यूटी है। ठीक है, और अलग अलग हमारे पास डाइवर्स कम्युनिटीज भी हैं। तो इस तरीके से जो एथनोलॉजिकल या फिर एथनो आर्कोलॉजिकल रिसर्च है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो एथनो आर्कोलॉजिकल रिसर्च किस तरीके से काम करती है उसी चीज को हमने यहां पे बताया कि हम एथनोग्राफिक प्रेजेंस को या फिर प्रेजेंट को हम पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन, उसका प्रॉपर एक मटेरियल कल्चर का एनालिसिस करते हैं, उनसे सवाल पूछते हैं, इंटरव्यूज करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल असुराज के साथ एससी रॉय ने बड़े अच्छे इंटरव्यूज किए, एंड विद द हेल्प ऑफ ऑल दोज इंटरव्यूज ही वाज बेसिकली वेरी मच कन्विंस्ड कि जो आयरन टेक्नोलॉजी है और जो आयरन टेक्नोलॉजी की बात हम ईस्टर्न इंडिया के अंदर काम करते हैं, तो हो सकता है कि जो असुराज के जो पूर्वज थे उनके पास वो टेक्नोलॉजी बनी हो, एंड ऑन द बेसिस ऑफ दैट देन उसके बाद वो अपनी आर्कोलॉजिकल रिसर्च करते हैं, एंड बिल्कुल वैसे ही मटेरियल फाइंडिंग्स भी कहीं ना कहीं किए जाते हैं। ठीक है, तो यहां पे आप एथनोग्राफिक प्रेजेंट को पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन, मटेरियल कल्चर एनालिसिस और सबसे इंपॉर्टेंटली ओरल हिस्ट्रीज को जानने की यहां पे कोशिश करते हो। देन ऑन द बेसिस ऑफ ऑल दीज थिंग्स आप कुछ जो एक्सकेवेशंस हैं वो आप करते हो। ऑलरेडी कई बार जब आप लिटरेचर देखते हो, लिटरेचर पढ़ते हो, आर्कोलॉजिकल लिटरेचर को पढ़ते हो, तो वहां पे आपको कुछ आर्टिफैक्ट्स मिलते हैं और आप उन आर्टिफैक्ट्स को इंटरप्रेट करते हो। फिर उसके बाद वो लोग किस तरीके से कहां पे रहे होंगे इसका इंटरप्रिटेशन किया जाता है, अलग अलग सेटलमेंट्स को रिकंस्ट्रक्ट किया जाता है, एंड ऑन द बेसिस ऑफ दैट आप ये एक फुल पिक्चर ऑफ पास्ट ड्रॉ करने की कोशिश करते हो कि उनके अंदर सब्सिस्टेंस कैसी होती होगी, उनके अंदर सेटलमेंट्स कैसे होते होंगे, टेक्नोलॉजी वो लोग कैसी यूज करते होंगे, क्राफ्ट वो लोग कैसा प्रोड्यूस करते होंगे, किसके साथ वो लोग ट्रेड करते होंगे, एक्सेट्रा 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 एक्सेट्रा। तो इस तरीके से अब देखो है क्या कि जब हम एक्सकेवेशंस करते हैं तो एक्सकेवेशंस के अंदर हमें सिर्फ और सिर्फ मटेरियल पास्ट के बारे में पता चलेगा। हम इस चीज का अंदाजा नहीं लगा सकते हैं कि उस वक्त वो लोग कैसी नॉन मटेरियल कल्चरल एक्टिविटीज करते थे, क्योंकि अगेन हमारे पास टाइम मशीन तो है नहीं कि हम पास्ट में चले जाएंगे, उनकी फोटो खींच के ले आएंगे। तो हम करते क्या हैं कि उनके मटेरियल एक्सकेवेशंस को कंपेयर करने की कोशिश करते हैं आजकल के ट्राइबल ट्रेडिशंस के साथ। बहुत बार उन लोगों को उन मटेरियल एक्सकेवेशंस को दिखाया जाता है, उनके बारे में बताया जाता है, उनके डायग्राम्स के बारे में बताया जाता है कि देखो क्या आप इन चीजों को जानते हो, उनकी ओरल हिस्ट्रीज के बारे में सुना जाता है। बहुत बार उनकी ओरल हिस्ट्रीज के अंदर उनके पुराने सेटलमेंट पैटर्न्स के बारे में कुछ ना कुछ हमें सबूत मिल जाते हैं, एंड ऑन द बेसिस ऑफ ऑल दोज एविडेंसेस हम अगेन उनको रीइंटरप्रेट करने की कोशिश करते हैं कि हो सकता है कि ये सारी चीजें सच हो। एंड देन जब हम कंपेयर करते हैं आर्कोलॉजी के साथ तो हमें अगेन एक फुल पिक्चर ऑफ द पास्ट वी आर एबल टू ड्रॉ इट। ठीक है, तो इस तरीके से ये एक बहुत ही टेढ़ा सा मेथड है जिसके साथ कि हम एक प्रॉपर कल्चरल पिक्चर को ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं। ठीक है,
मेथोडोलॉजिकल कॉशंस ही कॉशन है इसके अंदर। एनवायरमेंटल शिफ्ट्स इन इंडिया दे आर वेरी कॉमन, तो इस वजह से अगेन हम पिक्चर पूरी तरीके से ड्रॉ नहीं कर सकते। कल्चरल चेंज बिकॉज ऑफ ग्लोबलाइजेशन इज अ रियलिटी, तो ऑब्वियसली हम पूरी पिक्चर ड्रॉ नहीं कर सकते। कल्चरल चेंज की वजह से आपके पास जो पास्ट की मिथ्स हैं, ओरल ट्रेडिशंस हैं, वो तकरीबन जा चुके हैं या फिर बहुत तेजी से जा रहे हैं, तो अगेन वी आर नॉट एबल टू ड्रॉ इट। एंड ऑब्वियसली देयर आर एथिकल कंसर्न्स एज इन कि बहुत बार वो जो चीजों को रिवील नहीं करना चाहते दुनिया को, उन चीजों को रिवील कर दिया जाता है। ठीक है, सो द कंसेप्चुअल फाउंडेशंस क्या है कि आपके पास एक बहुत, द होल डिसिप्लिन इट रेस्ट्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ द एनालॉजिकल रीजनिंग। अब ये प्रिंसिपल ऑफ एनालॉजिकल रीजनिंग क्या है? ये कहता है कि बेसिकली कल्चर इज मेड अप ऑफ टू थिंग्स, वन इज द मटेरियल कल्चर एंड अदर इज द नॉन मटेरियल कल्चर। मटेरियल कल्चर हमें आर्कियोलॉजिकल एक्सकेवेशन से पता चल जाती है। अगर मटेरियल कल्चर जो हमें आर्कियोलॉजिकल एक्सकेवेशन से पता चली है, दैट इज इक्वल टू द ट्राइबल कंटेम्परेरी कल्चर, या फिर ट्राइबल्स वही टूल ट्रेडिशंस को यूज कर रहे हैं, देन ये जो ट्राइबल्स का नॉन मटेरियल कल्चर है वो पास्ट के हमारे नॉन मटेरियल कल्चर के इक्विवेलेंट होगा। तो दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ द एनालॉजिकल रीजनिंग। ऑब्वियसली इसके अंदर बहुत सारी खामियां हैं। ठीक है, तो ये कहता है कि आजकल की कम्युनिटीज को वो लोग किस तरीके से टूल को यूज करते हैं, डिस्कार्ड करते हैं इन चीजों को देखिए, अपने पुराने आर्कियोलॉजिकल रिकॉर्ड्स को देखिए। अगर दोनों चीजें एक दूसरे के साथ बिल्कुल सही बैठती हैं तो इसका मतलब है कि पुराने जमाने में भी ये लोग कुछ ऐसा ही करते होंगे। ये स्टार्ट हुई थी जब लेविस बिनफोर्ड ने, जो आपके पास अलास्का के अंदर नन्मुट कम्युनिटी है उसके अंदर काम किया। फिर उसके बाद हॉर्डर इसके ऊपर और ज्यादा काम करते हैं। इंडिया के अंदर धाविलकर, मूर्ति, पाध्या, वीएन मिश्रा, इन सब लोगों ने इसके अंदर काम किया है। तो सबसे पहली जो बात आती है वो ये है कि ये किस तरीके से जो सबसिस्टेंस स्ट्रेटजीज है उसके अंदर काम करती है। तो उसके अंदर या फिर उसके काम को दिखाने के लिए जो सबसे अच्छा एग्जाम्पल है वो MKL मूर्ति का जो रिसर्च हुआ था चेंचूज के अंदर, नल्ला मल्ला हिल्स के अंदर रहते हैं, तो उसका एग्जाम्पल है। तो चेंचूज के अंदर जब मूर्ति काम करते हैं तो मूर्ति दिखाते हैं इन चीजों को कि किस तरीके से वो फोर्जिंग करते हैं, यानी कि वो गैदरिंग करते हैं, और किस तरीके से जो मर्द हैं वो बार बार डियर्स को, वाइल्ड बोरर्स को हंट करते हैं। औरतें और कुछ मर्द के जो ट्रूप्स हैं वो कैसे फ्रूट्स को, ट्यूबर्स को, हनी को गैदर करते हैं, और दिखाया कि किस तरीके से एक प्रॉपर डाइवर्सिफिकेशन इन लोगों के अंदर होता है डाइट का। ठीक है, एंड देन उन्होंने इन्हीं चीजों को जो मेसोलिथिक साइट्स हैं पेनिनसुलर इंडिया की उसके साथ कंपेयर किया। उसके साथ कंपेयर करके ही हैज ड्रॉन द पैरेलल्स। ठीक है, तो पहला जो एग्जाम्पल है वो ये है। द सेकेंड एग्जाम्पल इट इज ऑफ वीएन मिश्राज वर्क इन द वैन वगीरीज ऑफ राजस्थान। तो उन्होंने अगेन किस तरीके से वो लोग डेजर्ट फौना के अंदर हंटिंग करते हैं, कैसे वो लोग अगल बगल की जो सेटल्ड एग्रीकल्चरल कम्युनिटीज हैं उनके साथ वो लोग अच्छे तरीके से सिम्बायोटिक एक्सचेंज करते हैं। एंड अगेन इसी चीज को यूज किया गया टू शो द हंटिंग एंड गैदरिंग इन द नियोलिथिक एज, नियोलिथिक एंड आयरन एज इन इंडिया, खास करके वेस्टर्न जो हमारा इंडिया का वेस्टर्न एरिया है उसके अंदर कैसे नियोलिथिक और आयरन एज के बीच में जो हंटिंग एंड गैदरिंग कम्युनिटीज थी वो कैसे एग्रीकल्चरल कम्युनिटीज के साथ एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में एसोसिएटेड थी। सो जो सबसे पहली चीज आती है वो हमें पास्ट की सबसिस्टेंस स्ट्रेटजीज के बारे में पता चलता है कि एग्जैक्टली उनकी डाइवर्सिफिकेशन क्या थी, क्या वो आइसोलेशन के अंदर रह रहे थे, क्या वो एक सिम्बायोटिक एसोसिएशन में थे, एक्सेट्रा 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 एक्सेट्रा। ठीक है, देन उसके बाद हमें उनके सेटलमेंट पैटर्न्स के बारे में पता चलता है। सेटलमेंट पैटर्न्स के अंदर जो सबसे अच्छा एग्जाम्पल है वो है सुषमा पंजा का काम।
सुषमा पंजा ने धांगड्स ऑफ महाराष्ट्र के अंदर जो है वो काम किया और दिखाया कि कैसे वो लोग पेस्टोरल कैंप्स लगाते हैं, धांगड़वारीज लगाते हैं, और कैसे वो लोग एक डिस्टेंस रखते हैं और आपके पास कैसे जो एनिमल इंक्लोजर्स हैं उनके साथ किस तरह से जो है वो डिस्टेंस रखा जाता है कि एनिमल्स अगर यहां पे बंधे हुए हैं तो वो एक डिस्टेंस पे जो है वो रहेंगे। ठीक है, अपनी लिविंग स्पेसेस को कैसे रिकंस्ट्रक्ट करते हैं, और सबसे इंपॉर्टेंटली जो वूल प्रोसेसिंग एरिया है वो लोग किस तरीके से बनाते हैं। ठीक है, और दिखाया कि कैसे इमाम गांव के अंदर मिलने वाले हमें चालकोलिथिक जो साइट्स हैं वो कैसे इन दोनों के साथ कंपेरेबल हैं। उन्होंने प्रॉपर जो एक कंपैरिजंस हैं या फिर पैरेलल्स हैं वो ड्रॉ किए। ठीक है, ऑब्वियसली उसके बाद जो है वो दिवलकर ने ये बताया कि कैसे धीरे धीरे इन्होंने एक सेडेंटरी एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस की तरफ ये लोग जो है वो शिफ्ट कर रहे हैं। ठीक है, सो दिस इज वन ऑफ द एग्जांपल्स। देन उसके बाद ये लोग कैसे, या फिर पास्ट के अंदर लोग कैसे जो टेक्नोलॉजी को समझते थे, कैसे वो टेक्नोलॉजी को यूज किया करते थे। तो के पाध्या का जो काम है, एथनोलॉजिकल वर्क है इन दी होसांगी एंड बैबचली वैलीज, ये बताता है कि कैसे आपके पास जो अशूलियन लिथिक टूल्स हैं उनको यूज किया जाता था। ऑल्दो हमारे पास कोई ज्यादा कंटेम्परेरी एग्जाम्पल्स नहीं है, देयर आर सर्टेन एग्जाम्पल्स ऑफ चेंचूस, क्योंकि वो लोग भी आजकल बिल्कुल वैसे ही ब्लेड प्रोडक्शन किया करते हैं। तो अगेन कैसे पुराने जो पेलियोलिथिक एज है उसके अंदर किस तरीके से जो ब्लेड का प्रोडक्शन है या फिर जो स्टोन टूल्स का प्रोडक्शन है वो कैसे किया जाता था, तो उसके बारे में के पाध्या ने चीजों को लिखा है। ठीक है, तो उन्होंने काफी सारी जो कंटेम्परेरी ट्राइबल कम्युनिटीज हैं उनको उन्होंने यूटिलाइज किया है। चेंचूस इज वन ऑफ देम। देन उसके बाद क्राफ्ट प्रोडक्शन एंड इकोनॉमिक सिस्टम्स। पहले क्राफ्ट्स का प्रोडक्शन कैसे हुआ करता था, इकोनॉमिक सिस्टम्स कैसे चला करते थे। तो आपके पास कन्योर का काम है, हिज रिसर्च ऑन दी बीड इंडस्ट्री इन खाम्बत इन दी कैम्बे वैली, इन दी कैम्बे गुजरात। तो वहां पे किस तरीके से आपके पास एक टेक्नोलॉजिकल कंटिन्यूटी हुआ करती थी, और आपके पास जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है उसके साथ किस तरीके से इनका जो है वो सिम्बायोटिक एसोसिएशन हुआ करता था, और कैसे ये लोग प्रक्योर किया करते थे, कट किया करते थे, शेप किया करते थे, ड्रिल किया करते थे बोर ड्रिल्स के साथ बीड्स के अंदर, और कैसे ये लोग पॉलिश किया करते थे। तो इन सारी चीज़ों को उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से बताया। फिर उसके बाद बी सरस्वती का अगेन पॉटरी मेकिंग कल्चर्स के अंदर काम है, और उन्होंने बताया कि किस तरीके से आज भी वैसी पॉटरी मेकिंग कल्चर्स जो है वो इंडिया के अंदर स्थित हैं। फिर उसके बाद सोशल ऑर्गेनाइजेशन, दिवलकर का काम है कुनबीज ऑफ महाराष्ट्र के अंदर, और उन्होंने पैरेलल्स ड्रॉ किए हैं एंड द चालकोलिथिक साइट ऑफ द इमाम गांव, और बताया कि किस तरीके से कुनबीज का जो सोशल ऑर्गेनाइजेशन है, हैबिलेशन पैटर्न है, इट इज इन पैरेलल विद द चालकोलिथिक साइट ऑफ द इमाम गांव। ठीक है, फिर उसके बाद जो है वो मालती नागर का काम आ जाता है, भील्स का, वो भी आप साइट कर सकते हैं यहाँ पे। एंड ऑब्वियसली देयर आर मेनी क्वेश्चंस जो कि हमने ऊपर बात की है। ठीक है, सो दीज एग्जांपल्स यू कैन राइट। तो एथनो आर्कियोलॉजी को पुराने सोशल ऑर्गेनाइजेशन, कल्चरल प्रैक्टिसेस को बताने के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, आप जो मेगालिथिक का हेमेंड्रॉफ का काम है वो भी यहाँ पे लिख सकते हो। ठीक है, तो गुस्सा नहीं होना कि सर ने वो नहीं लिखा है। ठीक है, देन उसके बाद क्राफ्ट प्रोडक्शन को इंटरप्रेट करने में यूटिलाइज कर सकते हैं। फिर उसके बाद टेक्नोलॉजी को समझने में, टूल यूज को समझने में, पास्ट के पैटर्न्स को रिकंस्ट्रक्ट करने में, सबसिस्टेंस प्रैक्टिसेस को रिकंस्ट्रक्ट करने में। तो इन सारी चीज़ों के लिए बेसिकली हम एथनो आर्कियोलॉजी को यूज करते हैं। और वही सवाल पूछा गया था कि एथनो आर्कियोलॉजी के इंपॉर्टेंस के बारे में बात कीजिए। ठीक है, सो द एथनो आर्कियोलॉजिकल एनालिसिस ऑफ द हंटिंग एंड गैदरिंग ट्राइब और the hunting and gathering activities of the contemporary tribal societies। तो यहां पे अगेन जो मेजर काम है अलग अलग कम्युनिटीज के अंदर, उन सब कामों की लिस्ट मैंने यहां पे दे दी है कि चेंचूस के अंदर मूर्ति ने काम किया था,
वानवगिरीज के अंदर मिश्रा ने, यनाडीज के अंदर मूर्ति और राजू ने, कोंडा रेड्डीज के अंदर मूर्ति ने, ठीक है, सोन कोलीज के अंदर जैन ने, ठीक है। और कौन कौन सी जो कम्युनिटीज हैं या फिर किन साइट्स के बारे में उन्होंने बात की थी। जैसे चेंचूस के अंदर जब मूर्ति ने काम किया तो ईस्टर्न घाट्स और डेक्कन के अंदर जो मिलने वाली मीजोलिथिक साइट्स हैं उनके बारे में बात की थी। वनवगिरीज के अंदर जब मिश्रा काम करते हैं तो राजस्थान और जो साथ वाले एरियाज हैं उसके अंदर जो पुरानी एक्सकेवेशंस हैं उनके बारे में वो लोग बात करते हैं, ठीक है। सिमिलरली आपके पास सोन कोहलीज के अंदर जैन काम करते हैं, ओंगेस के अंदर कूपर काम करते हैं, कुरुक के अंदर कूपर काम करते हैं। सो आई हैव गिवन दिस पर्टिकुलर चार्ट, इसको जस्ट एक बार देख लीजिएगा। हमारा जो इस क्वेश्चन का थीसिस है दैट इज ऑन दी हंटिंग एंड गैदरिंग ट्राइब कि हंटिंग एंड गैदरिंग के अंदर किस तरह से हमने एथनो आर्कियोलॉजिकल वर्क किया है और कैसे उसको कंटेम्प्रेरी ट्राइबल कम्युनिटीज को समझाने के लिए या फिर पुराने जो कम्युनिटीज हैं उनको समझाने के लिए यूटिलाइज किया जा सकता है। तो उन्हीं वर्क्स को हमने यहां पे यूज किया है या फिर यूटिलाइज किया है। तो पहला काम आता है चेंचूस का ईस्टर्न घाट के अंदर। तो जब हम चेंचू के काम को, MKL मूर्ति के काम को देखते हैं तो उन्होंने बताया कि चेंचूस जो नल्ला मल्ला हिल्स के अंदर रहते हैं उनका एक ट्रेडिशनल हंटिंग गैदरिंग प्रैक्टिसेस हैं। वो दोनों तरह की गेम्स खेलते हैं। अब गेम का मतलब क्या है कि हंटिंग दोनों तरह की जाती है, स्मॉल गेम हंटिंग भी की जाती है और बिग गेम हंटिंग भी की जाती है, बिग एज वेल एज द स्मॉल गेम। यानी कि बड़े जानवरों को भी मारते हैं और ये लोग जो है वो छोटे जानवरों को भी मारते हैं। दे विल जनरली यूज दी बोज, एरोज, ट्रैप्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और उसी के साथ साथ उनकी गैदरिंग प्रैक्टिस भी चलती रहेगी। ये वाइल्ड ट्यूबर्स को गैदर करेंगे, फ्रूट्स को गैदर करेंगे, हनी को गैदर करेंगे। और मूर्ति ने स्पेसिफिकली डॉक्यूमेंट किया कि किस तरीके से इनकी इसी डाइवर्सिफिकेशन की जो स्ट्रेटजी है, जो इनका सबसिस्टेंस स्ट्रेटजी है, डाइवर्सिफाइड सबसिस्टेंस स्ट्रेटजी है, और कैसे ये लोग एक जगह से दूसरी जगह, तीसरी जगह मूव करते रहते हैं। इनके अलग अलग सेटलमेंट सिस्टम होते हैं, बेस कैंप्स अलग होते हैं, वर्क कैंप्स अलग होते हैं, ट्रांजिट कैंप्स अलग होते हैं। और बिल्कुल ये जो आर्कियोलॉजिकल फाइंडिंग्स हैं या फिर ये जो उनकी ऑब्जर्वेशंस हैं, दे आर वेरी मच सिमिलर फ्रॉम द आर्कियोलॉजिकल फाइंडिंग्स दैट वी हैव डन इन द मेसोलिथिक इंडिया इन द डेक्कन, ठीक है। तो बिल्कुल वैसी ही आर्कियोलॉजिकल फाइंडिंग्स हमें वहां पे मिलती हैं। सो दीज ऑब्जर्वेशंस हैव बीन अगेन मेसोलिथिक और अर्लियर आर्कियोलॉजिकल साइट्स, खास करके जो डेक्कन की हैं, तो उसको इंटरप्रेट करने में हमें ये काम आए हैं। तो अगेन दिस इज वन ऑफ अ वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल जो कि आप हंटिंग एंड गैदरिंग ट्राइब के बारे में कोट कर सकते हो। देन उसके बाद बात आती है द वनवगिरीज ऑफ राजस्थान। तो VN मिश्रा का वनवगिरीज के अंदर काम है, दैट इज अ नोमैडिक हंटिंग एंड गैदरिंग कम्युनिटी जो कि थार डेजर्ट के अंदर है। और उसके अंदर वो डेमोन्स्ट्रेट करते हैं कि कैसे जो हंटर्स एंड गैदरर्स हैं वो एरिड एनवायरमेंट्स के साथ अडेप्ट करते हैं। उन्होंने बताया कि कैसे वनवगिरीज जो हैं वो ब्लैक बक को, चिनकारा को हंट करते हैं। अलग अलग जो बर्ड स्पीसीज है उनको भी ये हंट करते हैं और इनके अपने ट्रेडिशनल वेपन्स हुआ करते हैं। उसी के साथ साथ मिश्रा ये ऑब्जर्व करते हैं, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन, कि इनका एक सिंबायोटिक रिलेशनशिप रहा है किनके साथ, सेटल्ड एग्रीकल्चरल कम्युनिटीज के साथ। और ये लोग ये ब्लैक बट का, चिंकारा का जो मीट है वो प्रिपेयर करते हैं, फॉरेस्ट प्रोड्यूस को पकड़ते हैं, लेकर के आते हैं और एग्रीकल्चरल गुड्स के लिए एक्सचेंज करते हैं। सो उनके पास अगेन दे हैव द नोमैडिक कैंपमेंट्स जो कि सैंड ड्यून्स के ऊपर होती है या फिर वो वाटर सोर्स के आसपास रहते हैं और वो एक जगह से दूसरी जगह, तीसरी जगह खाना बदोशी करते रहते हैं। अगेन आपको बिल्कुल ऐसी ही सेटलमेंट्स इंडियन चालकोलिथिक एज, इंडियन नियोलिथिक एज के अंदर भी मिलती हैं। कहां पे मिलती हैं? अगेन आपको राजस्थान और राजस्थान के आसपास के जो एरिड एरियाज हैं वहां पे मिलती हैं। इवन गुजरात के अंदर भी ऐसी सेटलमेंट्स हैं। देन उसके बाद हम आगे आते हैं येनाडीज के अंदर।
जो कि साउथ ईस्ट कोस्ट के अंदर है। यहां पे राजू और मूर्ति ने काम किया है और यहां पे बताया कि कैसे ये लोग एक्वाटिक रिसोर्सेज जैसे फिशिंग, सेलफिश का कलेक्शन, प्लांट की गैदरिंग, ये सब कुछ करते हैं और उसी के साथ साथ हंटिंग भी करते हैं। और ये सारी के सारे जो कोस्टल आर्कियोलॉजिकल साइट्स हैं उनको समझने में काम आती है। इवन ये जो है दीज एक्सकेवेशन, ये बेलन वैली जैसी जो साइट्स हैं उनको समझने के भी कहीं ना कहीं काम आ सकती है। ठीक है, देन उसके बाद कोंडा रेड्डीज और कोयास के अंदर गोदावरी वैली में जो काम हुआ है, जस्ट इसको एक बार देख लीजिएगा। ठीक है, सो ऐसे आपके पास जो हंटिंग एंड गैदरिंग ट्राइब्स हैं उनके अंदर काम हुए हैं। सो दीज आर द मेजर वर्क्स। देन उसके बाद अगला सवाल आता है, एथनो आर्कियोलॉजी एज अ रिसर्च स्ट्रेटजी, यानी कि एथनो आर्कियोलॉजी की जो रिसर्च है वो कैसे की जाती है। ठीक है, तो हर एक रिसर्च के अंदर कुछ स्टेप्स होते हैं और उन्हीं स्टेप्स को हम यहां पे लिखेंगे। तो सबसे पहली बात आती है कि आप एथनोग्राफिक फील्ड वर्क करते हैं आज की कम्युनिटीज के अंदर। जैसे फॉर एग्जांपल यनाडीज के अंदर के आपने काम किया, या फिर आपने कोंडा रेड्डीज के अंदर काम किया, या फिर आपने चेंचूस के अंदर काम किया। ठीक है, तो सबसे पहले जो लिविंग कम्युनिटीज हैं, जैसे फॉर एग्जांपल एस.सी. रॉय ने असुराज के अंदर काम किया था। तो जो ऑलरेडी लिविंग कम्युनिटीज हैं जिनको हम लिविंग फॉसिल्स मान चुके हैं, वैसे तो लिविंग फॉसिल कुछ भी नहीं होता है, लेकिन जिनको हम लिविंग फॉसिल मान चुके हैं तो उनके अंदर हम काम करते हैं। जो पहली चीज आती है वो ये है दैट विल डू द पार्टिसिपेटरी ऑब्जर्वेशन। उनके अंदर जाएंगे, बैठेंगे, उन्हीं के साथ खाना खाएंगे, गप्पे लड़ाएंगे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है, फिर उसके बाद हम उनकी ओरल हिस्ट्रीज को रिकॉर्ड करेंगे। उनसे पूछा जाएगा एक बार पार्टिसिपेटरी ऑब्जर्वेशन, और इन सारी चीजों से आपका जो एक रेपो है वो पक्का हो जाता है, आप पे लोग भरोसा करना स्टार्ट कर देते हैं। देन उसके बाद वो अपनी ओरल हिस्ट्रीज को बताना शुरू कर देते हैं कि पहले हम फलां जंगल में रहा करते थे और फलां जंगल के अंदर हम लोग ऐसे 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 किया करते थे। ये जो हमारा इतना पुराना ट्रेडिशन है ये उस वक्त से चला आ रहा है। देन ये सारी चीजों को हासिल करने के बाद हम उनका मटेरियल कल्चर का अच्छे से एनालिसिस करते हैं, अच्छे से उसको डॉक्यूमेंट किया जाता है। इन सारे डॉक्यूमेंट्स को लेकर के फिर उसके बाद जैसे उन्होंने अपनी ओरल हिस्ट्रीज के अंदर हमें बताया है, उस हिसाब से हम आर्कियोलॉजिकल लिटरेचर को पकड़ते हैं, उस लिटरेचर को पढ़ा जाता है। तो हम डॉक्यूमेंट करते हैं उनके मटेरियल कोरिलेट्स के साथ कि कैसे ये लोग वहां पे कैसे मटेरियल रिमेन्स थे, वो सारी चीजें थी। एंड वहां पे अगेन उन सारे चीजों को जो कि हमने डॉक्यूमेंट कर ली हैं उनको रिलेट किया जाता है आर्कियोलॉजिकल लिटरेचर के साथ। अगर आर्कियोलॉजिकल लिटरेचर हमारे पास मौजूद नहीं है तो हम फिर जाके एक्सकेवेशंस करेंगे। ठीक है, तो वहां पे जो एनालॉजिकल मॉडल्स हैं या फिर जो एनालॉग्स हैं वो बनाए जाते हैं। एंड दिस इज ऑन द बेसिस ऑफ द मिडिल रेंज थ्योरी। आगे चल के करेंगे कि बिनफोर्ड की मिडिल रेंज थ्योरी क्या है। ठीक है, तो एक प्रॉपर मॉडलिंग जो है वो की जाती है। उसके ऊपर अगेन हम आर्कियोलॉजिकल रिकॉर्ड्स या फिर आपके पास जो भी आपने एक्सकेवेशंस की जो भी आपको रिकॉर्ड्स मिले, दोनों को हम कोरिलेट करते हैं। एंड दोनों को कोरिलेट करके हम अगेन विल ट्राई टू एस्टेब्लिश दी मल्टीपल एविडेंसेस। हम ये एस्टेब्लिश करने की कोशिश करेंगे कि जो ट्राइब्स यहां पे पास्ट में रहा करती थी, इस जंगल में रहा करती थी, जिनके ये मटेरियल कोरिलेट्स हमें मिले हैं, तो उनकी जो नॉन मटेरियल प्रैक्टिसेस हैं वो बिल्कुल उसी ट्राइब जैसी थी। ठीक है, तो इस तरीके से आपके पास एक एनालॉजी जो है वो ड्रॉ करने की कोशिश रहती है हमारी। ठीक है, सो लुई बिनफोर्ड ने जो इसका थ्योरेटिकल फाउंडेशन है लुई बिनफोर्ड ने रखा, तो उन्होंने अलास्का के अंदर काम किया और अलास्का के अंदर काम करके दिखाया कि ह्यूमन बिहेवियर और मटेरियल जो कंसिक्वेंसेस हैं उनके बीच में एक बड़ी अच्छा रिलेशनशिप होता है। कि अगर लेट से मैं ऑनलाइन क्लासेस ले रहा हूं तो ये जो पूरा का पूरा सेटअप है ये ऑनलाइन क्लासेस के लिए बनाया गया है। अगर लेट से मेरे ट्रेडिशन के अंदर ऑनलाइन क्लासेस गायब हो गई तो मेरा ये जो पूरा का पूरा मटेरियल अपरेटस है ये भी खत्म हो जाएगा। ठीक है,
तो इसका मतलब क्या है कि जो मेरा नॉन मटेरियल बिहेवियर है और जो मेरे मटेरियल कल्चर है, दोनों आपस में एक बड़े अच्छे और पुख्ता रिलेशनशिप के साथ बने हुए हैं। ठीक है, तो उसकी स्टडी जो है, जो आपके पास नूनामुट ऑफ अलास्का के अंदर थी, तो वहां पे उन्होंने बताया कि कैसे ये जो उन्होंने ऑब्जर्वेशंस किए, बिल्कुल वैसे ही मटेरियल रिमेन्स इनको मिडिल पेलियोलिथिक असेंबलेज के अंदर मिले थे। एंड ऑन द बेसिस ऑफ दैट ये बताते हैं कि जो अलास्का के नूनामुट्स हैं वो ज्यादा, या फिर इन्यूट्स हैं वो ज्यादा जो है वो चेंज नहीं हुए। और इस तरीके से हम बेसिकली एक थ्योरी के ऊपर आते हैं कि बहुत सारे ट्राइबल्स ऐसे हैं जो कि आइसोलेशन के अंदर रह रहे हैं, जो कि ज्यादा चेंज नहीं हुए होंगे। ठीक है, तो ऑन द बेसिस ऑफ दैट हम अगेन इस थ्योरी को बनाते हैं, या फिर ये एक अच्छा फाउंडेशन इसका बन जाता है एथनो आर्कियोलॉजी का। फिर उसके बाद आयन हॉर्डर आते हैं। आयन हॉर्डर बेसिकली इसी चीज के ऊपर जो सिंबॉलिक और कंटेक्चुअल डायमेंशंस हैं उनको ऐड करते हैं। जो मैथोडोलॉजिकल कंपोनेंट्स हैं वो सारे के सारे हमने डिस्कस कर लिए। इंडियन कंटेक्स्ट के अंदर एप्लीकेशन, मूर्ति का एग्जांपल आप दे सकते हैं, के पाध्या का एग्जांपल दे सकते हैं, सुषमा पंजा का एग्जांपल आपने देख लिया, कन्योर का एग्जांपल खंबत के अंदर था वो आपने देख लिया। जो इसके स्ट्रेंथ्स हैं वो बहुत अच्छे हैं कि आपको कम से कम ये पता चल जाता है कि ये जो पूरे के पूरे आपको मटेरियल कल्चर मिला है ये कैसे जनरेट हुआ है। सो यू नो अबाउट दैट। ठीक है, तो ये इसका स्ट्रेंथ है। लिमिटेशंस बहुत सारी हैं। तो अगेन ये एनवायरमेंटल ट्रांसफॉर्मेशंस को नहीं देखता है, हिस्टोरिकल इन्फ्लुएंसेस को नहीं देखता है, कल्चरल कॉन्टैक्ट्स को नहीं देखता है। ठीक है, सो दिस इज एथनो आर्कियोलॉजी एज द रिसर्च स्ट्रेटजी। एंड देन राइट अ शॉर्ट नोट और नोट ऑन एथनो आर्कियोलॉजी। तो सबसे पहली बात आती है दैट डेफिनेशन क्या है, आपको पता है डेफिनेशन क्या है। देन उसके बाद इसका स्कोप क्या है। स्कोप के अंदर हम ये समझने की कोशिश करते हैं दैट जो आर्टिफैक्ट है वो कैसे बना है, उसके पीछे का जो फॉर्मुलेशन प्रोसेस है वो क्या है, या फिर साइट का फॉर्मेशन प्रोसेस क्या है, और सबसे इंपॉर्टेंटली हम उसके एनालॉजिकल मॉडल्स को डेवलप करने की कोशिश करते हैं कि आज की कौन सी ट्राइब के साथ इसको कोरिलेट किया जा सकता है। ठीक है, किन लोगों ने डेवलप किया, वी हैव ऑलरेडी डन। लुई बिनफोर्ड इसको डेवलप करते हैं। अलास्का के अंदर आयन होर्डर आते हैं जो कि सिंबॉलिज्म का जो डायमेंशन है वो देते हैं। इंडिया के अंदर दवलकर का नाम आता है। ठीक है, मूर्ति का नाम आता है, पाध्या का है, मिश्रा का है। ठीक है, और जो मेथड्स हैं वही है कि आप बेसिकली पार्टिसिपेटरी ऑब्जर्वेशन, इंटरव्यूज, ओरल हिस्ट्रीज, मटेरियल कल्चरल एनालिसिस और सबसे इंपॉर्टेंटली एक्सपेरिमेंटल आर्कियोलॉजी को यूज करते हैं। एक्सपेरिमेंटल आर्कियोलॉजी क्या होती है कि आप स्टोन लेके आ जाओगे लेबोरेटरी के अंदर एंड यू विल ट्राई टू रेप्लिकेट इट। आप बिल्कुल एग्जैक्टली वैसा स्टोन टूल बनाने की कोशिश करोगे, और जब आप रेप्लिकेट करते हो तो बहुत बार आप उस प्रोसेस को जान जाते हो कि कैसे उसको बनाया गया होगा। आप उसके स्कार्स को अच्छे तरीके से देखते हो एंड आप अगेन बहुत ही नेचुरल तरीके से उसको बनाने की कोशिश करते हो, और आप एक कंपैरिजन जनरेट करते हो कि क्या आप भी वैसे स्कार्स बना पा रहे हो या फिर नहीं। सो दिस इज नोन एज द एक्सपेरिमेंटल आर्कियोलॉजी। ठीक है, तो इसके अंदर आप अलग अलग मेथड्स को अप्लाई करते हो, हंटिंग गैदरिंग स्टडीज करते हो, पैस्टोरलिज्म के अंदर रिसर्च की है, जैसे पंजा की सुषमा पंजा की रिसर्च है डंगर्स के अंदर। ठीक है, सो दीज आर द मेथड्स। ठीक है, इंडिया के अंदर क्या कौन कौन कंट्रीब्यूटर्स हैं वी हैव ऑलरेडी डन, और इसके लिमिटेशंस क्या हैं। अगेन कल्चरल चेंज को, इन्वायरमेंटल डिफरेंसेस को ये नहीं देख पाता है, वही सारी चीजें यहाँ पे लिखी गई हैं। एंड देन डिस्कस द रेलेवेंस ऑफ द आर्ट एंड क्राफ्ट ट्रेडिशन इन अंडरस्टैंडिंग द इंडियन आर्कियोलॉजी। तो यहां पे मैंने बेसिकली सारे के सारे जो मेजर आर्ट एंड क्राफ्ट ट्रेडिशंस थे, कौन से रिसर्चर्स थे, और आर्कियोलॉजिकल किस आर्कियोलॉजिकल पीरियड के साथ उसको कंपेयर किया गया है। जैसे फॉर एग्जांपल कन्योर ने काम किया बीड्स के अंदर, जो कि खंबत के अंदर आपके पास एक्सकेवेट हुई थी। वहां पे उन्होंने अगेन ही यूज द एक्सपेरिमेंटल आर्कियोलॉजी।
वहां पे वो बीड्स को या फिर खंबत के अंदर जो उनको बीड्स मिली थी, जो रॉ मटेरियल मिला था, उसको लेकर के वो अपने लैब के अंदर लेके जाते हैं। वो बिल्कुल उसी बो टेक्निक के साथ उसको ड्रिल करने की कोशिश करते हैं, ठीक है, उन सारी चीजों को पॉलिश करने की कोशिश करते हैं, एंड ही ट्राइज टू रेप्लिकेट इट विद द बीड्स दैट वी हैव जस्ट ऑब्जर्व्ड, ठीक है। और फिर उसी के साथ साथ ही हैज डन दी, आपके पास जो एक एक्सकेवेशन है उसको वो पढ़ते हैं, जो कि हड़प्पन साइट की है 2600 से लेके 1900 बीसी तक। और अगेन उन्होंने बिल्कुल वैसे बीड्स जो है वो वहां पे पाए। तो इसका मतलब क्या है, दैट देयर आर, जो आपके पास जो ट्रेडिशनल क्राफ्ट ट्राइब्स थी जो खंबत के अंदर आपको कैम्बे में मिली हैं, बिल्कुल वैसे ही जो टूल टेक्नोलॉजी थी वो उस वक्त भी जारी थी। और हो सकता है कि यही ट्राइब शायद उस वक्त बीड्स बना रही हो। तो बीड्स कैसे बनाई जाती थी, बीड्स क्यों बनाई जाती थी, उसके बारे में क्योनर ने बड़े अच्छे तरीके से, कन्योर ने बड़े अच्छे तरीके से लिखा है, ठीक है। देन उसके बाद कुम्हार पॉटर्स के अंदर बहुत बार काम किया गया है, एथनो आर्कियोलॉजिकल वर्क्स बहुत बार हुए हैं, ठीक है। खास करके जो कुम्हार सरस्वती के अराउंड रहते हैं, सरस्वती का एरिया कौन सा है, ये हिसार वाला एरिया, हिसार सिरसा वो वाला जो हरियाणा का एरिया है। तो इसके आसपास देयर इज अ कम्युनिटी ऑफ कुम्हार्स जो कि घड़े बनाने का काम करते हैं, और उनके अपने प्रोसेसेस होते हैं घड़े बनाने के। तो हमने उन प्रोसेसेस को जो है वो स्टडी किया, सरस्वती ने और आपके पास करेमर ने स्टडी किया, और दिखाया कि कैसे जो घड़े बनाने की टेक्निक है, जो चालकोलिथिक साइट्स ऑफ अहर एंड इमाम गांव, बिल्कुल वैसी ही टेक्निक्स जो है वो आजकल ये कुम्हार पॉटर्स भी यूज कर रहे हैं। तो हो सकता है कि पहले इनकी जो ट्राइब्स हैं या फिर इनकी कम्युनिटीज इमाम गांव और इन एरियाज के अंदर रही हो, फिर उसके बाद धीरे 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 ये पैन इंडिया स्प्रेड होती चली गई। देन उसके बाद आपके पास बास कास्टिंग, बास कास्टिंग के लिए हमने वेस्ट बंगाल के अंदर एक टेक्निक आज भी यूज की जाती है, कुछ ट्राइब्स यूज करती हैं, दी लॉस्ट वैक्स टेक्निक। मोर और मिश्रा ने उसके अंदर काम किया है और दिखाया कि कैसे कुछ मेटल एज की साइट्स, खास करके जो ईस्टर्न इंडिया के अंदर जो आयरन एज की साइट्स हैं, किस तरीके से अपने स्लैग को प्रिजर्व किया करती थी, अपने क्रूसिबल्स बनाया करती थी, मोल्ड्स प्रिपेयर किया करती थी। देन उसके बाद पाध्या एंड मूर्ति, इन्होंने होसांगी और बैपचल की साइट्स के अंदर जो स्टोन नैपिंग टेक्निक है, व्हाट इज द स्टोन नैपिंग टेक्निक, हम किसी भी स्टोन को बहुत अच्छे तरीके से उसको तीखा करना चाहते हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, स्टोन से बड़े बड़े जो चिप्स हैं वो निकाल लेंगे, फिर उसके बाद सेकेंडरी परकशंस करेंगे, फिर उसके बाद एक लेदर का पट्टा रख करके नीचे हम स्टोन को ऐसे रखते हैं एंड देन हम उसको नैप करना स्टार्ट कर देते हैं। तो कैसे स्टोन नैपिंग की जाती थी, तो पाध्या एंड मूर्ति ने आपके पास उसके अंदर काम किया है एंड उसको अगेन इक्वेट किया है एंड इन दी अशूलियन साइट्स ऑफ द लोअर पैलियोलिथिक, खास करके जो आपको साउथ इंडिया के अंदर मिली हैं। देन उसके बाद शेल वर्किंग, दविलकर ने उसके अंदर काम किया एंड ही हैज जनरेटेड द पैरेलल्स दैट वी हैव सीन इन द मोहनजोदड़ो, ठीक है। तो आपके पास दीज आर द मेजर थिंग्स। तो इन्हीं चीजों को हमने नीचे बताया है कि बी सरस्वती ने अगेन पॉटरी मेकिंग कल्चर्स एंड द इंडियन सिविलाइजेशन 78 के अंदर लिखी थी। उसके अंदर उन्होंने पैन इंडिया के अंदर, खास करके जो सरस्वती बेसिन के अराउंड जो लोग कुम्हार कम्युनिटी जो घड़े बनाने का काम करती है, उसको उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से दिखाया कि कैसे ये लोग जो है वो व्हील थ्रोइंग करते हैं, स्लो फास्ट व्हील्स को यूज़ करते हैं, व्हाट आर द डिफरेंट फायरिंग मेथड्स, तो इनको कैसे अलग अलग पॉटरी बनानी है उसके बारे में पता है, फायरिंग कैसे करनी है, कब घड़े को उल्टा करके रख देना है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो इन दीज आर द आर्टिजन कास्ट जिनके पास ये कास्ट जिनके पास ये सारी चीज़ें हेरिडिटरी हैं, ठीक है। तो वो लोकल क्लेज को यूज करते हैं, वो टेम्परिंग मटेरियल्स को यूज करते हैं, ठीक है। और अगेन बिल्कुल इन्होंने पैरेलल्स ड्रॉ किए फ्रॉम दी, जो आपके पास जो
इन साइट्स के अंदर आपको, हड़प्पन साइट्स के अंदर आपको, सॉरी, चालकोलिथिक साइट्स ऑफ आहर एंड इमाम गांव के अंदर आपको मिली थी। सिमिलरली कैरल क्रेमर अगेन पॉटरी विलेजेस इन इंडिया, वहां पे वो काम करती हैं, ईरान के अंदर भी वो काम करती हैं, एंड अगेन उनके भी बिल्कुल सिमिलर ऑब्जर्वेशंस हैं। देन उसके बाद बीड मेकिंग ट्रेडिशन, तो क्योनर ने अगेन खंबत के अंदर रिसर्च किया है, उन्होंने डॉक्यूमेंट किया कि किस तरीके से आपके पास जो है वो ये लोग रॉ मटेरियल का प्रोक्योरमेंट करते हैं, कैसे कटिंग करते हैं, बिल्कुल एक्सपेरिमेंटल आर्कियोलॉजी के जरिए, ठीक है। देन उसके बाद वीविंग टेक्सटाइल प्रोडक्शन, आंध्र प्रदेश के अंदर मूर्ति, उन्होंने इस चीज़ को दिखाया, ठीक है। तो बिल्कुल वही सारी चीज़ों को हमने नीचे लिख रखा है, जस्ट इसको एक बार गो थ्रू कर लीजिएगा, ठीक है। देन उसके बाद एथनो आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस फ्रॉम दी फॉर द सर्वाइवल ऑफ द हंटिंग गैदरिंग ट्रेडिशन, दिस वी हैव ऑलरेडी डन। चेंचूस का जो ट्रेडिशन है, बेस कैंप बनाया करते हैं, वर्क कैंप, ट्रांजिट कैंप्स ये बनाते हैं, ठीक है। बेस कैंप्स के अंदर दीज आर द लार्ज हैबिटेशंस, वर्क कैंप दे आर टास्क स्पेसिफिक साइट्स, ठीक है। और जो ट्रांजिएंट कैंप्स हैं वो बाहर की तरफ हल्के हल्के जो है वो स्केटर्ड रहते हैं, ठीक है। और बिल्कुल वैसी ही चीजें आपको डेक्कन के अंदर मीजोलिथिक में भी मिली थी, ओके। तो these we have already done in the previous question. Discuss the importance of the ethno-archaeological approach in studying the indigenous craft tribes. तो बिल्कुल वही चीजें हैं जो कि हम ऑलरेडी कर चुके हैं, ठीक है। सो दीज आर द क्वेश्चंस ऑफ द एथनो-आर्कियोलॉजी। आई होप द कंसेप्ट्स दे आर क्लियर, ठीक है। और जो मेजर चीजें हैं वो ये है कि आपको ये जो एग्जाम्पल्स हैं वो याद रखने हैं सारे के सारे, ठीक है। दीज एग्जाम्पल्स दे आर वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अगर आपके पास एग्जाम्पल्स नहीं है ना तो आप डिमॉन्स्ट्रेट नहीं कर पाते हो दैट व्हाट एग्जैक्टली यू वांट टू से, ठीक है, और व्हाट एग्जैक्टली डू यू वांट टू कन्वे टू द एग्जामिनर। तो वो जो एक कन्वे करना होता है एग्जामिनर को, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। चलिए रिलीजन से शुरू करते हैं। पहला सवाल, हाउ डज क्लॉड लेवी-स्ट्रॉस लुक एट द त्रमशामसन मिथ, और उसी के साथ साथ क्लॉड लेवी-स्ट्रॉस की जो स्ट्रक्चरलिज्म की थ्योरी है उसको भी हमने बताना है, ठीक है। तो क्लॉड लेवी-स्ट्रॉस के हिसाब से मिथ कोई भी एक नाइव स्टोरी नहीं होती है, बट ये जो है वो इट इज द स्ट्रक्चर ऑफ द लॉजिकल रिलेशंस। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। लॉजिकल रिलेशंस का मतलब क्या है? उनका मानना है कि आप कुछ भी बोलते हो, या फिर आपकी लैंग्वेज है, आपका कोई भी आर्ट फॉर्म है, या फिर आपका कोई भी कल्चर के अंदर कुछ भी चल रहा है, उसके पीछे देर आर लॉजिकल रिलेशंस, एंड दोज लॉजिकल रिलेशंस और दैट पर्टिकुलर ब्लूप्रिंट इट विल बी ऑफ द बाइनरी ऑपोजिशंस, ठीक है। बाइनरी ऑपोजिशंस वो फंडामेंटल्स हैं जिसके अराउंड कुछ भी चीज बनी हुई है। अगर आप मैरिज की बात करें तो मैरिज के अंदर भी जो फंडामेंटल जो प्रिंसिपल है वो क्या है? वो ब्लड और मैरिज का है कि किसके साथ आप शादी कर सकते हो। तो द बाइनरी ऑपोजिशंस दैट इज द कंसैंग्युनिटी एंड एफिनिटी। तो जहां पे आपका ब्लड का रिलेशन है वहां पे आप शादी नहीं कर सकते हो। तो अलग अलग ट्राइब्स या फिर अलग अलग कम्युनिटीज अपने अपने तरीके से जो ब्लड का रिलेशनशिप है उसको डिफाइन और रीडिफाइन करती रहती हैं, और जो मैरिज के रिलेशनशिप्स हैं या फिर जो मैरिज के रूल्स हैं वो चेंज करते रहते हैं। तो इसका मतलब क्या है? दैट देयर इज अ फंडामेंटल थिंग दैट इज द बाइनरी ऑपोजिशन। वो बाइनरी ऑपोजिशन चेंज नहीं हो रहा है, वो सिंबल्स चेंज नहीं हो रहे हैं, बल्कि आप सिंबल्स को रीडिफाइन करते चले जा रहे हो। जैसे फॉर एग्जांपल, मुझे कोई भी कमरा बनाना है, तो कमरा बनाने के लिए मुझे एक दरवाजा रखना पड़ेगा। ये उसका फंडामेंटल प्रिंसिपल है, क्योंकि अगर दरवाजा मैं नहीं रखूंगा और ऐसे ही कमरा बना दूंगा तो वो कमरा ही नहीं रहेगा, कुछ और ही बन जाएगा। तो मुझे कमरे की यूटिलिटी के लिए कमरे में दरवाजा रखना पड़ेगा। तो दिस इज द फंडामेंटल। अब यहां पे कमरा मैं किस आकार का बनाता हूं, किस डायमेंशन का बनाता हूं, वो मेरी यूटिलिटी के ऊपर है ये सारी चीजें। तो क्लॉड लेवी-स्ट्रॉस का मानना था दिस इज द रिलेशनल लॉजिक। और बाइनरी ऑपोजिशन तकरीबन हर एक चीज के अंदर होते हैं, मिथोलॉजी के अंदर भी होंगे,
ये आपकी लैंग्वेज के अंदर भी हैं, ये आपकी फैमिली के अंदर भी होंगे, मैरिज रूल्स के अंदर भी होंगे, कुछ भी नेम द थिंग, वहां पे आपको ये जो लॉजिकल रिलेशंस हैं वो आपको पता चल जाएंगे, वो मिल जाएंगे। ठीक है, ये सोसाइटी फॉर ग्रांटेड ले लेती है, अनकॉन्शियसली ये सोसाइटी के अंदर होते हैं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कमरा बना रहा हूं तो भैया बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी मिस्त्री साहब को, वो यहां पे दरवाजा रखेंगे ही रखेंगे। ठीक है, खिड़की चाहे रखें ना रखें, दरवाजा जरूर रखेंगे इसके अंदर। तो आपके पास जो है वो सोसाइटी अनकॉन्शियसली आपके पास इन बाइनरी ऑपोजिशंस के अंदर, इन डीपेस्ट कॉन्ट्राडिक्शंस के अंदर थिंक करती है, और उसी चीज को वो त्रिमशामशन की मिथ्या यानी कि आजदीवाल की मिथ्या के अंदर, आजदीवाल लोगों की मिथ्या के अंदर वो लगाते हैं। वो कहते हैं कि इन लेयर्स के अंदर आजदीवाल की जो मिथोलॉजी है उसमें बाइनरी ऑपोजिशंस हैं। तो वो कहते हैं कि आजदीवाल की मिथोलॉजी के अंदर देयर इज द मीडिएशन बिटवीन द बाइनरी ऑपोजिशन। जो हीरो है ही इज द मीडिएटर। ठीक है, वो मीडिएशन कर रहा है बाइनरी ऑपोजिशंस के बीच में। जैसे फॉर एग्जांपल ज्योग्राफिकल लेवल के ऊपर देखा जाए तो है क्या कि आपके पास देयर इज ज्योग्राफिकल बाइनरीज बिटवीन द लैंड, कोस्ट एंड द माउंटेन एंड द लैंड, सॉरी, सी, कोस्ट और लैंड और द माउंटेन। जैसे फॉर एग्जांपल आजदीवाल अक्सर लैंड एरिया से बार बार कोस्टल एरियाज के अंदर आता है, फिर उसके बाद कोस्टल एरियाज के को छोड़ करके फिर उसके बाद अपनी मां और अपनी बहन के पास धीरे धीरे लैंड एरियाज के अंदर शिफ्ट करना स्टार्ट कर देता है। सो आजदीवाल ही इज अ बेसिक मीडिएटर बिटवीन दी लैंड एंड द सी। ठीक है, या फिर जो भी हीरो है, अलग अलग लोगों के अंदर नाम अलग अलग है, तो तो जो आपके पास हीरो है वो कभी लैंड के अंदर है, कभी वो जो है वो आपके पास कोस्ट के अंदर चला जा रहा है। तो ऐसे वो जो हीरो है वो घूमता चला जा रहा है। ठीक है, बिल्कुल वैसे ही जैसे मोसेस की बात करते हैं, स्ट्रक्चरलिस्ट मोसेस की बात करते हैं कि मोसेस भी एक मीडिएटर थे। ही वॉज अगेन मीडिएटर बिटवीन दी वॉटर्स एंड दी लैंड्स। तो उन्होंने भी अपनी छड़ी से पानी के 2 टुकड़े कर दिए थे। एंड सो इसका मतलब क्या है कि एक जो बाइनरी था कि या तो आप लैंड के ऊपर हो सकते हो या फिर आप जो है वाटर के अंदर हो सकते हो, दोनों जगह के ऊपर एक बार में आप नहीं आ सकते। सो ही बिकेम दैट पर्टिकुलर मीडिएटर। तो वहां पे वो पानी के 2 टुकड़े करके लैंड और जो वाटर है उसको वो मिला देते हैं, सी और लैंड को वो मिला देते हैं। सो उसी तरीके से इस मिथोलॉजी के अंदर भी अलग अलग इंस्टांस हैं जहां पे जो हीरो है ही इज डूइंग द मीडिएशन बिटवीन द लैंड एंड द कोस्टल एरियाज। ठीक है, कभी वो ट्राइब्स के अंदर मीडिएशन कर रहा है, कभी वो ट्रैवल कर रहा है, टू एंड फ्रो जा रहा है मीडिएशन करने के लिए, या फिर दोनों लोगों को मिलाने के लिए, लोगों को बचाने के लिए, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। देन एट द कॉस्मोलॉजिकल लेवल देयर आर बाइनरीज बिटवीन द स्काई एंड द अर्थ। तो बेसिकली जो हमारा हीरो है वो यहां पे पैदा हुआ, लेकिन वो किसी परी के साथ उसकी शादी हो गई। सो इसका मतलब क्या है, दैट ही बिकम्स द मास्टर ऑफ द बोथ। देन उसके बाद द सोशल किनशिप लेवल के ऊपर मैट्रियार्कल सेटअप एंड द पैट्रियार्कल सेटअप। ठीक है, तो वो पैदा होता है, जब वो हीरो पैदा होता है तो हीरो ही बिकम्स पैदा होता है मैट्रियार्कल सेटअप के अंदर, लेकिन जैसे 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 बड़ा होता चला जाता है तो आपके पास ही इज फेसिंग इन दी और ही इज गोइंग इनटू दी पैट्रियार्कल सेटअप। ठीक है, तो वो अगेन सोशल और किनशिप लेवल के ऊपर भी ही इज डूइंग द मीडिएशन। ठीक है, दोनों चीजों को ही फेस कर रहा है, दोनों चीजों के अंदर जो खामियां हैं वो ढूंढता है और उसके बारे में जो है वो लोगों को सीख दे रहा है। एट द इकोनॉमिकल लेवल फिशिंग और आपके पास हंटिंग के बीच में बाइनरी ऑपोजिशंस हैं। एट द ऑन्टोलॉजिकल लेवल कल्चर और नेचर के बीच में बाइनरी ऑपोजिशन है। ठीक है, सो एट द डिफरेंट लेवल्स देयर आर बाइनरी ऑपोजिशंस। ठीक है, तो जो स्ट्रक्चरलिज्म है मिथोलॉजी के अंदर
तो ये अगेन फर्डिनेंड डी सोसॉर की थ्योरी के ऊपर ड्रॉन है। व्हाट इज द थ्योरी ऑफ फर्डिनेंड डी सोसॉर? फर्डिनेंड डी सोसॉर बेसिकली ये कहते हैं दैट दे, कभी भी आप लैंग्वेज की बात करो तो दो चीजें होंगी, एक होगा सिग्निफायर और एक होगा सिग्निफाइड। तो सिग्निफायर इज बेसिकली व्हाट आई एम स्पीकिंग राइट नाउ, जो आप लोग चीज सोच रहे हैं। जैसे जैसे मैं आपको लेट से मैं कोई कहानी बताता चला जा रहा हूं, तो वो उस कहानी की जो एक फिल्म है वो आपके दिमाग में चलती चली जाएगी। तो लैंग्वेज को दो पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया जा सकता है। एक सिग्निफायर, जैसे मैंने कहा घोड़ा, तो जब जैसे ही मैंने घोड़ा कहा तो आपके दिमाग में जो रिसेंटली आपने कोई घोड़े की पिक्चर या कुछ भी देखा होगा वो आपके दिमाग में आ जाएगा। ये जो पिक्चर है घोड़े की, वो मेरे दिमाग में हो सकता है कि अलग हो, आपके दिमाग में हो सकता है कि अलग हो, लेकिन कोई भी लैंग्वेज है वो इन बाइनरीज से बनी होगी। वो सिग्निफायर और सिग्निफाइड वहां पे होना जरूरी होगा, तभी लैंग्वेज कम्युनिकेशन के काम आ सकती है और वो सरवाइव करेगी। सो ये एक बहुत ही बेसिक सी थ्योरी थी फर्डिनेंड डी सोसॉर की, दैट देयर आर दीज बाइनरीज। और उसी थ्योरी को और उसी चीज को क्लॉड लेवी-स्ट्रॉस लेते हैं और क्लॉड लेवी-स्ट्रॉस कहते हैं कि कल्चर भी बिल्कुल लैंग्वेज ऐसी है। क्योंकि लैंग्वेज के अंदर बाइनरी ऑपोजिशंस हैं, तो भैया कल्चर के अंदर भी बाइनरी ऑपोजिशंस होंगे। और वो सोशल लॉजिक्स या फिर जो सोशल रूल्स हैं उनको वो बहुत ही उनके ऊपर वो लोग एक्सपेरिमेंट करना स्टार्ट कर देते हैं, या फिर अपनी रैशनैलिटी के साथ वो उसको तोड़ना शुरू कर देते हैं। एंड देन जैसे फॉर एग्जाम्पल उन्होंने मैरिज के रूल को लिया, तो उन्होंने अगेन कहा कि मैरिज के अंदर देयर आर टू बाइनरी ऑपोजिशंस, एक है ब्लड का रिलेशन, दूसरा है मैरिज का रिलेशन। जहां पे ब्लड का रिलेशन होगा वहां पे आप मैरी नहीं कर सकते। सो ऑन द बेसिस ऑफ दिस पर्टिकुलर बाइनरी ऑपोजिशन मैरिज के अलग अलग रूल्स बन गए। ठीक है, तो इस तरीके से वो अलग अलग जो कल्चरल थीम्स हैं या फिर जो कल्चरल प्रैक्टिसेस हैं उनके अंदर वो जाते हैं, और हर जगह के ऊपर उनको ये बाइनरी ऑपोजिशन दिखाई देता है। सो ही आर्ग्यूज दैट द मिथोलॉजी जस्ट लाइक द लैंग्वेज, इसके अंदर भी यही साइंस हैं और इनके अंदर भी यही बाइनरी ऑपोजिशंस आपको दिखाई देंगे। वो कहते हैं कि बेसिकली आप एक पर्टिकुलर मेथोलॉजी को छोटे से छोटे एक एलिमेंट के अंदर आप उसको डिवाइड कर सकते हो, एंड दिस पर्टिकुलर एलिमेंट, दिस इज नोन एज अ मिथीम। मिथीम इज जस्ट लाइक अ पर्टिकुलर चैप्टर ऑफ अ पर्टिकुलर स्टोरी। जैसे हर एक चैप्टर की एक पर्टिकुलर थीम होती है, मिथीम की खासियत यह है कि उसको और छोटे पार्ट के अंदर डिवाइड नहीं किया जा सकता। सो इट इज ऑटोनमस बट इट कैन नॉट बी फर्दर ब्रोकन। तो बिकॉज इट इज ऑटोनमस एंड इट कैन नॉट बी फर्दर ब्रोकन, तो इसकी एक थीम बन जाएगी। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल आप कोई भी एक पर्टिकुलर स्टोरी को लेते हो तो उसके एक पर्टिकुलर चैप्टर की एक थीम होती है कि जिसके अंदर हमारे हीरो ने यह सीखा। तो इस तरीके से जब आजीवॉल की मिथ्या को भी ब्रेक किया गया मिथीम्स के अंदर, तो हर एक मिथीम के अंदर आपको कोई ना कोई मीडिएशन मिलता है। कभी वो लैंड और वाटर के बीच में मीडिएशन कर रहा है, कभी वो मैट्रियार्की और पैट्रियार्की के बीच में मीडिएशन कर रहा है, कभी वो क्या कर रहा है। तो मीडिएशन हमेशा बाइनरी ऑपोजिशन के अंदर होगा, और हर एक मिथीम में से आपको एक असेंस मिलेगा और अगले मिथीम में से उसका बिल्कुल डिफरेंट असेंस मिल जाता है। ठीक है, तो आपके पास देयर आर द मिथिक एलिमेंट्स, जिसको आपने मिथीम कहा, और उनकी एनालिसिस ये बताती है कि मिथीम्स को अगेन आप कॉलम्स के अंदर या फिर ऑपोजिशंस के अंदर जो है वो डिवाइड कर सकते हो। तो आजीवाल के एनालिसिस के अंदर आपको ये जो है वो चीज़ें सारी की सारी दिखाई देती हैं कि जोग्राफिकल लेवल के ऊपर ईस्ट वेस्ट अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम लैंड सी, इसके अंदर बाइनरी ऑपोजिशन मिलता है, और जो हमारा हीरो है वो बीच में ही भागे चले जा रहा है। कॉस्मोलॉजिकल लेवल के ऊपर, सोशल किनशिप लेवल के ऊपर, इकोनॉमिकल लेवल के ऊपर, और आपके पास जो हमारा हीरो है वो बेसिकली ही इज द मीडिएटर। ठीक है, दोनों चीजों के बीच में बैक एंड फोर्थ वो भागेगा और दोनों चीजों के बीच में एक मीडिएशन करने की कोशिश करेगा, और इसी मीडिएशन से बेसिकली हमें कुछ ना कुछ सीखने को मिल जाता है। ठीक है, सो ही हिज, और अंत में
ही इज टर्न्ड इनटू द स्टोन, ठीक है, और बिल्कुल स्टोन में टर्न हो करके वो बीच में लटक जाता है, अर्थ और स्काई के बिल्कुल बीच में लटक जाता है, ठीक है, जो कि बेसिकली बाद में हमें अंत में कहानी के ये सिग्निफाई करता है कि ये जो कॉन्ट्रडिक्शंस हैं ये हमेशा के लिए चलती रहेंगी। तो जो मेथड था उनका वो ये था कि आपके पास पहले मिथीम्स को डिवाइड करो, फिर उसके बाद जो है वो आप देखिए कि कौन से पैराडाइम्स आपस में कॉन्ट्रास्ट कर रहे हैं, ठीक है, और फिर उसके बाद आपके पास आप देखिए कि कैसे जो अलग अलग मिथ्स हैं उसके क्या क्या रीजनल वेरिएंट्स हैं और कैसे हर एक रीजनल वेरिएंट के अंदर इन मिथीम्स या फिर इन बाइनरी ऑपोजिशंस को इंटैक्ट रखा गया है। और फिर उसके बाद उन्होंने बताया कि कैसे आप इसके जरिए जो अपने दिमाग के डीप स्ट्रक्चर्स हैं उसको या फिर ऑपोजिशंस को आप समझा सकते हैं, ठीक है। तो उन्होंने बताया कि एक पर्टिकुलर मिथ्या के बहुत सारे वर्जन्स हो सकते हैं, ठीक है। तो आपके पास उनकी लिमिटेशंस क्या थी कि अगेन ही इज अ फॉर्मलिस्ट, पॉलिटिकल पावर, हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट, इमोशनल एक्सपीरियंस, उसको बिल्कुल जीरो अहमियत दी है उन्होंने, ठीक है। सो ये है आपका सवाल। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डिड क्लिफर्ड गीट्स लुक एट रिलीजन, और एंथ्रोपोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल अप्रोच के बीच में क्या डिफरेंस है, ठीक है। सो रिलीजन के ऊपर क्लिफर्ड गीट्स ने कुछ ऐसा अपना मॉडल दिया है। पहली चीज, क्लिफर्ड गीट्स कहते हैं दैट द रिलीजन इट इज द सिस्टम ऑफ सिंबल्स, यानी कि ये एक ऐसा कल्चरल इंस्टीट्यूशन है जिसके अंदर बहुत सारे सिंबल्स होंगे, ठीक है, और ये सिंबल्स दे आर सिंबॉलिक, ठीक है। अब एक पर्टिकुलर सिंबल सिंबॉलिक कब बनता है? लेट्स से कुछ ऐसे करके मैं सिग्नेचर अपने करता हूं। अब ये एक सिंपल सा सिंबल है। लेट्स से मैं अपने इसी सिग्नेचर को उठा करके एक चेक के ऊपर लगा देता हूं, वहां पे नीचे जो है वो मैं इसको लगा देता हूं। तो बेसिकली होगा क्या कि मेरा जो चेक है वो वर्क करना स्टार्ट कर देगा। यहां पे मेरे सिंबल का या फिर जो मेरा सिग्नेचर है, जो भी ये सिंबल है, उसका एक मीनिंग निकलना शुरू हो जाएगा। इट विल स्टार्ट टू मीन समथिंग, ठीक है। तो ये जो है वो दिस इज व्हाट सिंबॉलिक मीन्स। सो रिलीजन के अंदर देयर आर डिफरेंट सिंबल्स। जैसे रिलीजन के अंदर आप मिथोलॉजी की बात करते हो तो आप भी उसी कहानी को सुन रहे हो, सामने वाला भी उसी कहानी को सुन रहा है। मेरी दुविधा अलग है, सामने वाले की दुविधा अलग है, लेकिन जो कहानी है जो सुनाई जा रही है वो सेम ही होगी। तो उसी एक कहानी को मैं अपने कंटेक्स्ट में इंटरप्रेट करूंगा, सामने वाला अपने कंटेक्स्ट में इंटरप्रेट करेगा। तो भगवान को इंटरप्रेट करने के लिए मैं लेट से कोई सिन करके आया हूं बहुत गंभीर, तो मैं कहूंगा कि भगवान जो है वो बड़ा दयावान है। वहां पे जो भी मैथोलॉजी, जो भी कहानी, जो भी सिंबल मेरे सामने रखा जाएगा, मैं उसको अपने कंटेक्स्ट में इंटरप्रेट करने वाला हूं। और जो सामने वाला व्यक्ति है, हो सकता है कि वो बहुत ही ज्यादा दुविधा में हो, उसको ताकत की जरूरत हो, स्ट्रेंथ की जरूरत हो, तो वो उसको उस कंटेक्स्ट के अंदर इंटरप्रेट करने वाला है। तो बिल्कुल वैसा ही है जैसे मैं अपने सिग्नेचर को अलग अलग चेक्स के अंदर लिख रहा हूं, या फिर अब मेरा सिग्नेचर कॉपी के ऊपर, आपकी आंसर शीट के ऊपर आ गया, तो इसका मतलब क्या है? दैट आई हैव वैलिडेटेड दिस पर्टिकुलर आंसर शीट, कि ये जो इवैल्यूएशन है वो बिल्कुल सही हुई है, ठीक है। तो इस तरीके से सबसे पहली जो चीज वो कहते हैं वो ये है दैट द रिलीजन इट इज अ कल्चरल सिस्टम एंड इट इज अ सिस्टम ऑफ सिंबल्स। अलग अलग सिंबल्स होते हैं दैट बिकम्स ऑपरेटिव और दैट बिकम्स सिंबॉलिक इन डिफरेंट कल्चरल कंटेक्स्ट। अलग अलग कल्चरल कंटेक्स्ट के अंदर ये सिंबॉलिक हो जाते हैं, और जब ये सिंबॉलिक हो जाते हैं, अपने मीनिंग्स को डिलीवर करना स्टार्ट कर देते हैं, सो दे विल अपहोल्ड योर मूड्स एंड मोटिवेशंस, और दे विल मेक योर मूड्स एंड मोटिवेशंस, कि मुझे जिंदगी में क्या करना चाहिए,
मुझे कैसा इंसान बनना चाहिए, ठीक है, मुझे स्ट्रगल क्यों करनी है। तो ये आपके मूड्स एंड मोटिवेशंस को, आपके जो भी डिस्पोजिशंस हैं उसको अपहोल्ड करेंगे। उसके बाद ये जिंदगी का और जिंदगी के लिए मॉडल बनाएंगे। ये आपको बताएंगे कि जिंदगी कैसी होनी चाहिए, ठीक है, कैसे हमें, हाउ शुड वी लिव, ठीक है। तो उस लिविंग के लिए आपको जो है वो क्या करना पड़ेगा। तो आपके पास जो है वो संसार कैसा होना चाहिए और संसार को वैसा बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा। तो आपके एक्शंस को, आपके डिस्पोजिशंस को वो बना रहे हैं, फिर उसके बाद आपके एक्शंस को जो ये सिंबल्स हैं वो गाइड करते हैं। और उसी के साथ साथ सबसे इंपॉर्टेंट, इट गाइड्स योर ऑरा ऑफ फैकल्टी। ऑरा ऑफ फैकल्टी का मतलब क्या होता है, किस नजरिए से अब आप दुनिया को देख रहे हो, किस कंटेक्स्ट में आप दुनिया को देख रहे हो, आपका नजरिया क्या है, ठीक है। तो उस नजरिए को ये बनाते हैं, ठीक है। एंड इसी तरीके से रिलीजन का जो थिक डिस्क्रिप्शन है वो क्लिफर्ड गिट्स करते हैं। ओके, सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द एंथ्रोपोलॉजिकल एंड द साइकोलॉजिकल अप्रोच। तो एंथ्रोपोलॉजिकल अप्रोच के हिसाब से जो रिलीजन है वो पूरे के पूरे ग्रुप को गाइड करता है। साइकोलॉजिकल अप्रोच कहती है कि ये इंडिविजुअल माइंड को गाइड करता है। साइकोलॉजिकल अप्रोच, इट इज बेसिकली ड्रॉन फ्रॉम द सिगमंड फ्यूड्स साइकोलॉजिकल थ्योरी। तो यहां पे जो यूनिट ऑफ एनालिसिस है दैट इज द इंडिविजुअल माइंड। एंथ्रोपोलॉजिकल अप्रोच में जैसे क्लिफर्ड गिट्स की अप्रोच है, इसके अंदर जो यूनिट ऑफ एनालिसिस है दैट इज अ ग्रुप, ठीक है, कि पूरे ग्रुप को वो किस तरीके से रिलीजन गाइड कर रहा है। यहां पे सिंबल्स का डेटा लिया जाएगा, यहां पे मेंटल स्टेट का या फिर इंडिविजुअल कॉग्निशन का डेटा लिया जाता है। जो यहां पे एंथ्रोपोलॉजिकल मेथड्स हैं दैट इज मोर लाइकली टू बी फील्ड वर्क और एथनोग्राफी। साइकोलॉजिकल मेथड्स दे आर बेस्ड अपॉन द इंडिविजुअल टेस्ट्स। एंथ्रोपोलॉजिकली अगर देखा जाए तो हम सोशल मीनिंग्स को ज्यादा तवज्जो देते हैं कि किस तरीके से उस पर्टिकुलर सिंबल को आपने इंटरप्रेट किया है। यहां पे साइकोलॉजिकल अप्रोच के अंदर आप साइकोलॉजिकल नीड्स को, कि किस तरीके से जो रिलीजन है वो आपकी साइकोलॉजिकल नीड्स को या फिर इंडिविजुअल की साइकोलॉजिकल नीड्स को वो फुलफिल करता है। जैसे सिगमंड फ्यूड है, सिगमंड फ्यूड कहते हैं दैट बच्चे के अंदर एक सेक्सुअल जेलसी पैदा हो जाती है। सेक्सुअल जेलसी पैदा होने के बाद उसको अपने आप से घिन आनी शुरू हो जाती है। अगर उसको हमेशा अपने आप से घिन आती चली जाएगी तो वो बच्चा कभी भी अपनी मॉडल पर्सनालिटी के अराउंड नहीं जा पाएगा। वो उसी पर्सनालिटी या फिर उसी घिन के अंदर जो है वो दबता चला जाएगा। तो इस घिन से दूर करने के लिए, अपने आप को दूर करने के लिए रिलीजन को आप यूटिलाइज करते हो। तो यहां पे जो एनालिसिस है, द यूनिट ऑफ एनालिसिस है दैट इज द इंडिविजुअल कॉग्निटिव स्टेट, ठीक है। तो आप अपनी साइकोलॉजिकल नीड्स को कैसे पूरा करते हो, तो उस चीज को यहां पे देखा जाएगा। एंथ्रोपोलॉजिकली जो स्ट्रेंथ है वो ये है कि आप कंटेक्स्ट को समझने की कोशिश करते हो। जैसे यहां पे सिंबल्स के अंदर हम कंटेक्स्ट को समझने की कोशिश करते हैं। साइकोलॉजिकली हम अगेन यूनिवर्सल मैकेनिज्म्स को देखने की कोशिश करते हैं कि रिलीजन जनरली कैसे काम करता है। एंथ्रोपोलॉजिकल लिमिटेशंस ये है कि ये साइकोलॉजी यानी कि इंडिविजुअल साइकोलॉजी को अंडर प्ले करती है। जो साइकोलॉजिकल टेक्निक्स हैं उसका जो लिमिटेशन है वो ये है कि बहुत बार ये कल्चर को इग्नोर कर देता है। तो दोनों को ही हम कंप्लीमेंट्री यूज करते हैं। तो उन्हीं सारी चीजों को नीचे लिखा हुआ है, ठीक है, इसको पढ़ लीजिएगा। देन उसके बाद अगला सवाल आता है द शमन, सॉर्सरर एंड मेडिसिन मैन। तो अगेन इसके अंदर शमन, मेडिसिन मैन, सॉर्सरर तीनों मैजिको रिलीजियस स्पेशलिस्ट्स होते हैं, ठीक है। ये लोग बहुत बार, जैसे मेडिसिन मैन बहुत बार मैजिक परफॉर्म करता है। अब देखो आपके पास जेम्स फ्रेजर, उन्होंने क्या कहा था कि पहली स्टेज के अंदर मैजिक होगा, फिर रिलीजन आ जाएगा, फिर उसके बाद साइंस आ जाएगी, ठीक है। तो इसके हिसाब से क्या होना चाहिए था कि सबसे पहले सब लोग
सॉर्सरर होने चाहिए थे, फिर उसके बाद शमन हो जाने चाहिए थे, फिर उसके बाद मैजिक मैन हो जाना चाहिए थे, लेकिन ऐसा होता नहीं है। जो शमन है, सॉर्सरर हैं और जो मेडिसिन मैन हैं, दे आर कंटेम्पररी ऑफ ईच अदर। और बहुत बार एक पर्टिकुलर व्यक्ति दूसरे व्यक्ति का काम कर रहा होता है, ठीक है। और ये बेसिकली आपको तकरीबन हर एक ट्राइबल और पीजेंट सोसाइटी के अंदर तीनों ही मिलेंगे। बहुत बार मेडिसिन मैन सारी चीजें कर रहा होगा, वो मैजिक सेरेमनीज भी कर रहा होगा, वो प्रार्थना भी कर रहा होगा और जड़ी बूटी भी दे रहा होगा। सो जो तीनों हैं वो एक दूसरे के साथ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में होते हैं। बहुत बार एक पर्टिकुलर इंसान तीनों के काम कर रहा होता है अलग अलग सोसाइटीज के अंदर, ठीक है। तो आपके पास जो एक डिफरेंस है वो हमने यहां पे लिखा है कि बहुत बार शमन जो है वो स्पिरिट्स के ऊपर ज्यादा काम कर रहा होता है, मेडिसिन मैन हर्बल हीलर होता है, सॉर्सरर जो है इट इज द ऑकल्ट प्रैक्टिशनर, यानी कि प्रार्थना वगैरह ये कर रहा होता है। सॉर्सरर की टेक्निक्स ये जो है वो ऑकल्ट प्रैक्टिशनर होता है, यानी कि आपके पास जो है वो झाड़ फूक कर रहा होता है। सॉर्सरर की टेक्निक्स को लर्न किया जा सकता है, इसके स्पेल्स वगैरह इन सारी चीजों को सीखा जा सकता है, इसको फियर किया जाता है, ठीक है। ऑन दी अदर हैंड मेडिसिनल मैन के पास एक अच्छी साइंटिफिक हर्बल नॉलेज होती है और उसी हर्बल नॉलेज के साथ वो कुछ रिचुअलाइज प्रेयर्स भी करता है और इसको ज्यादातर फियर नहीं किया जा सकता, इसको रिस्पेक्ट किया जाता है। एंड इट इज सेमी पब्लिक, ठीक है, वो ज्यादातर लोगों के बीच में ही जो भी हीलिंग वगैरह है वो करता है। देन उसके बाद बात आती है शमन की। शमन इज बेसिकली द रिलीजियस प्रैक्टिशनर। ये स्पिरिट्स को कॉल करता है, आपको टेरेसिस के अंदर लेके जाएगा, आपको अगेन जब भी कोई आत्मा वगैरह आपको पोजेस कर लेती है तो वो पोजेशन से आपको बाहर निकालेगा और ये ज्यादातर कम्युनिटी के हित में काम करता है और जो भी इसकी परफॉर्मेंसेज होती हैं ज्यादातर वो पब्लिक परफॉर्मेंसेज होती हैं, ठीक है। तो तीनों लोग ही बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, मिस फॉर्च्यून, इलनेस और आपके पास सोशल अनसर्टेनिटी को मैनेज करने के लिए। जैसे फॉर एग्जांपल एलिडे ने साइबेरिया के अंदर काम किया था और शमन्स को उन्होंने स्टडी किया, तो उन्होंने दिखाया कि किस तरीके से जो हम बहुत टिपिकल डेफिनेशन ऑफ शमन्स देते हैं कि शमन्स जो हैं वो अगेन बिल्कुल आपको हमेशा टेरेसेस के अंदर ले जाएंगे, ऐसा नहीं होता। उनके पास अच्छी खासी जो एक हर्बल नॉलेज है वो भी होती है, उनके पास अगेन एक सॉसरी की नॉलेज भी होती है। तो एक शमन जो है खास करके साइबेरिया के अंदर, वो बेसिकली ही इज द मास्टर ऑफ एस्टेसी, देयर इज नो डाउट इन इट। और आपके पास जो है वो उसके पास अगेन काफी अच्छी पावर्स हैं जिसकी वजह से उसकी प्रेस्टीज काफी बढ़ जाती है। मेडिसिनल मैन, उसकी अथॉरिटी ज्यादातर एक्सपीरियंस के ऊपर होती है, फार्माकोपिया के अंदर उसका काफी अच्छा हाथ होता है। द सॉर्सरर वो ज्यादातर आपके पास वो होता है जिसके पास मेडिसिनल या मैजिकल टेक्निक्स हैं, ठीक है। सो दैट इज अ सॉर्सरर, ठीक है। सो ये चीजें हैं। और अकॉर्डिंग टू इवन प्रिचर्ड, अजांडे का जब उन्होंने विचक्राफ्ट वगैरह उन सारी चीजों को दिखाया तो उन्होंने बेसिकली जो है वो आपके पास ये बताया कि तीनों जो लोग हैं, शमन, सॉर्सरर और मेडिसिन मैन, तीनों फंक्शनल एंटिटीज होती हैं। तो तीनों के अंदर ऐसा नहीं है कि कोई बिल्कुल ही डिसफंक्शनल है, तीनों फंक्शनल हैं और इसी वजह से ये अलग अलग सोसाइटीज के अंदर रहती है, ठीक है। देन उसके बाद बात आती है एनिमिज्म एंड डीप इकोलॉजी। ओके, तो एनिमिज्म एंड डीप इकोलॉजी दोनों ही नॉन एंथ्रोपोसेंट्रिक थॉट के रूट्स हैं, ठीक है। एनिमिज्म क्या कहता है कि कॉस्मोलॉजी जो है वो लिविंग है, स्पिरिट्स हर एक चीज के अंदर हैं और आपको अगर आपने कुछ किसी चीज से लिया है तो आपको उसको वापस देना भी पड़ेगा, ठीक है। तो ये जो है वो अगेन ये अलग अलग कल्चर्स के अंदर एनिमिज्म को अपने अपने हिसाब से बताया गया है, लेकिन ज्यादातर अगेन एनिमिज्म को आजकल हम स्पिरिचुअलिज्म के पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं कि हर एक चीज के अंदर अपनी अपनी एक स्पिरिट होती है। तो आप किसी भी चीज के ऊपर अपना हक नहीं जमा के बैठ सकते, आप ऐसा नहीं कह सकते कि भाई ये चीज मेरी है और इस चीज को तो मैं एक्सप्लॉइट करूंगा, ऐसा नहीं हो सकता है। विच इज बेसिकली अ एंथ्रोपोसेंट्रिक थॉट। एंड डीप इकोलॉजी बेसिकली इट्स अ मॉडर्न फिलॉसफी जो कि कहता है कि हर एक लाइफ फॉर्म की अपनी वैल्यू है,
अपनी वैल्यू क्यों है, तो वो एनिमिज्म बताता है। ठीक है, ये एंटी एंथ्रोपोसेंट्रिज्म है। ठीक है, ये कहता है कि बेसिकली आप किसी भी चीज को एक्सप्लॉइट नहीं कर सकते, और ये बेसिकली यूनिवर्सलिस्ट क्लेम करता है कि तकरीबन हर एक चीज का अपना एग्जिस्टेंस है। ठीक है, और आपको सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है दैट इज कंजर्वेशन, आपको हर एक चीज को बिल्कुल वैसा का वैसा रखना पड़ेगा। ठीक है, तो दोनों के बीच में जो शेयर्ड ग्राउंड है वो यही है कि दोनों ही कंजर्वेशन प्रैक्टिसेस को सपोर्ट करते हैं। तो इसी चीज के ऊपर आपको बात करनी है। एनिमिज्म को हमने ईबी टायलर के पर्सपेक्टिव से बताया, और बताया कि किस तरीके से आपके पास जो अलग अलग स्कॉलर्स हैं, चाहे वो आपके पास जो है वो बर डेविड हो गए या फिर आपके पास जो है वो डेस्कोला हो गए, उन्होंने अगेन बताया है कि नाउ ट्रीट द एनिमिज्म, ये कोई भी आपके पास परमिटिव एरर नहीं होता है, बट ये बड़ा अच्छा एक रिलेशनल सेगमेंट होता है जिसके अंदर देयर इज अ प्रॉपर वर्ल्ड व्यू कि किस तरीके से आपको नदियों को, नालों को, अलग अलग चीज़ों को देखना है, कैसे आपको उनकी एग्जिस्टेंस को महसूस करना है, और ये सारी की सारी चीज़ें एक रिलेशन ऑफ रेसिप्रोसिटी को मेंटेन करके रखती हैं इंसान और उसकी इकोलॉजी के बीच में। ठीक है, और आपके पास जो है वो एनिमिज्म बेसिकली इट विल रिस्ट्रेन द रिसोर्स यूज, कैसे आपके पास हार्वेस्टिंग करनी है, वो सारी चीजें एनिमिज्म धीरे धीरे डिक्टेट करना स्टार्ट कर देता है। और बेसिकली एनिमिज्म आपको कंजर्वेशन के लिए और आपको सस्टेनेबल लिविंग के लिए बेसिकली प्रेरणा शुरू कर देता है। फिर उसके बाद बात आती है डीप इकोलॉजी की। ये जो है वो आर्नी नाइस ने 1973 के अंदर इसको फॉर्मुलेट किया था, और अगेन इट इज द मॉडर्न एनवायरमेंटल फिलॉसफी जो कि बेसिकली क्रिटिसाइज करती है एंथ्रोपोसेंट्रिज्म को, और ये कहती है कि बेसिकली आपका जो मेजर एम है वो कंजर्वेशन के ऊपर होना चाहिए। आपको नेचर को कंजर्व करना है क्योंकि आप नेचर के अबव नहीं हो। और यह कहता है कि आपको अपना ह्यूमन लाइफस्टाइल, इकोनॉमिक सिस्टम्स, पॉपुलेशन पॉलिसीज, इन सारी चीजों को मॉडिफाई करना पड़ेगा। यानी कि यह कहता है कि वापस आप अपनी हंटिंग एंड गैदरिंग सोसाइटीज के अंदर चले जाइए। आपको कोई भी दरख्त नहीं काटना है, आपको कोई भी माइनिंग एक्टिविटी नहीं करनी है, आपको किसी चीज को एक्सप्लॉइट नहीं करना है, क्योंकि किसी भी चीज को एक्सप्लॉइट करना इट इज इक्वल टू मर्डरिंग समबडी। तो तकरीबन बिल्कुल वैसा ही ये कहता है, और ये कहता है कि आपको इसके लिए जो आप बार बार जीडीपी जीडीपी चिल्लाते रहते हो वैसा कॉन्शियसनेस नहीं रखना है, आपको अपना जो कॉन्शियसनेस है वो चेंज करना पड़ेगा। इसी चीज से खींच जाते हैं बिल्कुल राम गुहा साहब। तो गुहा साहब कहते हैं कि इंडिया जैसे जो डेवलपिंग नेशन है उसके लिए ये जो फिलॉसफी है वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, तो हमें उस फिलॉसफी को अपनाना नहीं है गुहा के हिसाब से। ठीक है, तो दोनों के बीच में यही कनेक्शन है कि बेसिकली ये इकोलॉजी को डिसेंटर करता है ह्यूमन सब्जेक्ट से, और बेसिकली ये जो है वो अगेन एक रिचुअल रेसिप्रोसिटी को अचीव करने की कोशिश करता है। ठीक है, तो ये दोनों के बीच में कनेक्शन है, दोनों कंजर्वेशन को सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन अपना अपना दोनों का तरीका है। ठीक है जी, तो ये है। तो इसके देर आर सर्टन इलस्ट्रेशंस, जैसे सेक्रेड ग्रूव्स का इलस्ट्रेशन हो गया, बिश्नोई कम्युनिटी राजस्थान का आप दे सकते हो इसके अंदर एग्जाम्पल, संतल्स का, गोंड्स का एग्जाम्पल दे सकते हो। ठीक है, सो दीज आर द इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स। देन क्रिटिकली एक्सप्लेन द एंथ्रोपोलॉजिकल अप्रोचेस टू द रिलीजन। आई बिलीव इसको करने की जरूरत नहीं है। तो जो मेजर अप्रोचेस है दैट यू हैव ऑलरेडी डन इन योर सिलेबस, एवोल्यूशनरी अप्रोच फ्रेजर और टायलर की, फंक्शनल अप्रोच एमाइल डर्कहाइम, आरसी ब्राउन और मलिनोस्की की, साइकोलॉजिकल अप्रोच ऑफ सिगमंड फ्यूड, इंटरप्रेटिव अप्रोच ऑफ क्लिफर्ड गीट्स, द स्ट्रक्चरल अप्रोच ऑफ क्लॉड लेवी-स्ट्रॉस। ठीक है, और कोर क्लेम्स क्या हैं? एवोल्यूशनरी अप्रोच कहती है कि रिलीजन ओवर द टाइम इवॉल्व करेगा और धीरे धीरे साइंस के लिए स्पेस बन जाएगा। ठीक है, जो फंक्शनल अप्रोच है वो कहता है कि रिलीजन बेसिकली सोशल सॉलिडारिटी बनाता है। एमाइल डर्कहाइम कहते हैं कि अगेन देयर इज अ सेक्रेड एंड द प्रोफेन। तो जो सेक्रेड है यानी कि जो रिलीजन है वो आपके प्रोफेन स्फीयर के लिए अगेन सॉलिडारिटी बनाएगा।
मलिनोस्की कहते हैं कि आपकी साइकोलॉजिकल नीड्स को रिलीजन पूरा करता है। आरसी ब्राउन कहते हैं कि रिलीजन के अंदर कुछ मनाहियां होती हैं, कुछ टैबूज होते हैं, वो टैबूज आपकी सोशल सॉलिडारिटी के लिए बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। सिगमंड फ्यूड अगेन साइकोलॉजिकल नीड्स के बारे में बात करते हैं, ओडोपियस कम्प्लेक्स के बारे में बात करते हैं कि कैसे जब माँ के साथ एक सेक्सुअल जो एक अट्रैक्शन बच्चा पैदा कर लेता है, उसके बाद उसको घिन आती है, तो वहाँ पे रेस्क्यू करने के लिए रिलीजन आता है। तो रिलीजन बेसिकली जो है वो एक बड़ा अच्छा साइकोलॉजिकली आपकी नीड्स को फुलफिल करता है, और फिर उसके बाद ये एक इल्यूजन भी पैदा करता है कि मुझे ये ऐसी ज़िंदगी चाहिए और ऐसे मुझे जो है वो रहना पड़ेगा, ऐसा ऐसा काम करना पड़ेगा। देन उसके बाद इंटरप्रेटिव अप्रोच, बेसिकली जैसे हमने ऑलरेडी देखा क्लिफर्ड गीट्स का इंटरप्रेटिव अप्रोच उस तरीके से इसको रिलीजन को बताता है। स्ट्रक्चरल अप्रोच जैसे क्लॉड लेवी-स्ट्रॉस को हमने देखा। एवोल्यूशनरीज का जो सबसे बड़ा क्रिटिक है वो ये है कि ये लोग बड़े एथनोसेंट्रिक थे। फंक्शनल लोगों का क्रिटिक ये है कि इन्होंने बिल्कुल ही कन्फ्लिक्ट को इग्नोर कर दिया। जो साइकोलॉजिकल अप्रोच है उसका क्रिटिक है कि ये कल्चरली बहुत ही ज्यादा थिन है और बहुत ही ज्यादा ओवरली यूनिवर्सल है। ठीक है। जो इंटरप्रेटिव एंथ्रोपोलॉजी है, अगेन कल्चर को टेक्स्ट की तरह उन्होंने दिखाया है और पावर डायनेमिक्स को बिल्कुल उन्होंने नहीं देखा, हिस्टोरिकल इंटरप्रिटेशन उन्होंने नहीं किया। देन उसके बाद जो स्ट्रक्चरल अप्रोच है, अगेन इट इज टू फॉर्मल एंड टू हिस्टोरिक। ठीक है। और जो हमारा कंक्लूजन होना चाहिए वो यही होना चाहिए कि रिलीजन एक चीज नहीं है, इसको हमें मल्टीवेरिएट लेंस के थ्रू दिखाना पड़ेगा। और आजकल अगेन हमें डिजिटल रिलॉजिसिटी, और आपके पास आजकल तो भजन डिस्को भी होना स्टार्ट हो गया, पता नहीं क्या कहते हैं, डीजे भजन क्या कहते हैं उसको। ठीक है। तो अगेन आजकल रिलीजन किस तरीके से और कल्ट्स किस तरीके से खास करके इवॉल्व कर रही हैं, तो उन सारी चीज़ों को दिखाने के लिए हमें मल्टीपल लेंस की ज़रूरत पड़ेगी, और जिसके लिए ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। ओके, सो दिस इज द थीसिस। चलिए, ओके, सो वी हैव ऑलरेडी डन द एथनो आर्कियोलॉजी टुडे एंड द चैप्टर ऑफ रिलीजन। कल हम इंडस वैली सिविलाइजेशन को और उसी के साथ साथ जो बहुत ही सिंपल से डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस थे रिलीजन के, उन क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे। चलिए, थैंक यू वेरी मच।